एपिसोड नंबर 71 to 80। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते। ये कहानी किसी भी व्यक्ति, भावना, प्रथा या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे ऑडियो नोवेल एफएम चैनल पर नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। साक्षी ड्राइंग रूम में हल्के हल्के टहल रही थी, उसकी सोच बारिश की बढ़ती आवाज़ पर टिकी हुई थी। बाहर खिड़की से दिखने वाले घने बादल आसमान को पूरी तरह से ढक चुके थे और बारिश की बूंदें शीशों पर तेजी से गिर रही थीं, मानो कोई बेचैन धुन बजा रही हों। उसके कदमों में ठहराव था, लेकिन उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। वह सोच रही थी, यह बारिश कब रुकेगी? शाम से ही लगातार हो रही है। जैसे ही उसकी नज़र खिड़की के बाहर टिकी, तभी कमरे के कोने से एक हल्की सी सिसकारी की आवाज़ सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सोफे पर लेटा उसका बच्चा धीरे धीरे रोने लगा था। उसकी नन्ही आंखें बंद थीं और उसका चेहरा हल्का हल्का लाल हो रहा था। साक्षी ने चिंता में भरकर बच्चे की ओर कदम बढ़ाए। क्या हुआ मेरे लाल, क्यों रो रहे हो? साक्षी ने बच्चे को गोद में उठाते हुए प्यार से कहा। उसने उसे सीने से लगा लिया और हल्के हल्के थपकी देने लगी, जैसे कि उसकी सारी परेशानियों का हल उसकी गोद में ही हो। लेकिन बच्चा चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। साक्षी ने घबराते हुए बच्चे के शरीर को देखा, ये जानने के लिए कि कहीं कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है। सब कुछ ठीक लग रहा था। उसने बच्चे का डायपर भी चेक किया, लेकिन वह भी सूखा था। बच्चा फिर भी रो रहा था और उसकी सिसकियां और भी बढ़ गईं। उसी समय साक्षी की सासू माँ सविता, जो अभी अभी कपड़े बदलकर कमरे में वापस आई थीं, बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर तुरंत साक्षी के पास आईं। उनके चेहरे पर हल्की चिंता थी, लेकिन उनकी आंखों में अनुभव और ममता की गहराई थी। क्या हुआ साक्षी, बच्चा क्यों रो रहा है? सासू माँ ने धीरे से पूछा और बच्चे के पास आकर उसकी पीठ थपथपाने लगीं। मुझे नहीं पता मम्मी जी, साक्षी ने थोड़ी घबराई हुई आवाज़ में कहा। मैंने सब कुछ चेक किया, सब ठीक है। शायद साक्षी ने अधूरे वाक्य को बीच में ही रोक लिया, क्योंकि उसकी सासू माँ ने उसे शांत करते हुए कहा, शायद इसे भूख लगी हो। साक्षी ने आश्वस्त होकर बच्चे की ओर देखा और सासू माँ की सलाह मानते हुए उसे दूध पिलाने का फैसला किया। उसने बच्चे को गोद में आराम से संभाला और सोफे पर बैठ गई। सासू माँ ने बच्चे के माथे पर हल्के से हाथ फेरते हुए कहा, बच्चे कभी कभी बस ममता की गोद और थोड़ी सी देखभाल चाहते हैं। उनकी आवाज़ में अनुभव और स्नेह का अद्भुत सुकून था, जिसने साक्षी के दिल को भी सुकून से भर दिया। साक्षी ने अपने बच्चे को गोद में उठाकर प्यार से सीने से लगा लिया। वह धीरे धीरे उसे दूध पिलाने लगी, उसकी आंखों में एक अलग ही ममता की चमक थी। बच्चे के नन्हे होंठ दूध की धार को पकड़ते ही शांत हो गए और वह धीरे धीरे दूध पीने लगा। उसकी नन्ही आंखें आधी खुली थीं, जैसे वह अपनी माँ की गोद में खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा हो। साक्षी का ध्यान पूरी तरह अपने बच्चे पर था, उसकी हर छोटी छोटी हरकत पर। वह इस बात से आश्वस्त हो रही थी कि उसका बच्चा अब पूरी तरह आराम में है। उसका दिल एक अलग ही सुकून से भर गया था। उधर सासू माँ सविता डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय और नाश्ता कर रही थीं। उनकी नज़रें बार बार साक्षी की ओर उठ रही थीं, जो अपने बच्चे को इतने प्यार से संभाल रही थी। सविता के चेहरे पर गर्व की एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने एक घूंट चाय का लिया और मन ही मन सोचा, साक्षी ने बहुत अच्छे से घर के हर रिश्ते को निभाया है। जिस तरह वह बच्चों का ख्याल रखती है, उससे मुझे संतोष होता है। साक्षी अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए उसके छोटे छोटे बालों को हल्के से सहला रही थी। उसकी गोद में सिमटे हुए बच्चे का चेहरा अब बिल्कुल शांत और संतुष्ट दिख रहा था। इस प्यार भरे पल में साक्षी और सविता दोनों के दिल में एक अजीब सी खुशी और संतोष की भावना थी। साक्षी ने धीरे धीरे अपने बच्चे को दूध पिला दिया और उसे अपनी गोद में सुलाने लगी। उसके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे उसने अपने बच्चे को सबसे सुरक्षित जगह पर रख दिया हो। इसी बीच रोहन और अदिति भी कमरे में आ गए। उनकी आंखों में उत्साह था और वो अपने भतीजे को गोद में लेने के लिए उतावले हो रहे थे। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, अब हमें बच्चे को खिलाने दीजिए। हम भी उसे प्यार करना चाहते हैं। साक्षी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, वो अभी बहुत छोटा है। रोहन और अदिति ने एक साथ सिर हिलाया, जैसे कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा वादा किया हो। साक्षी ने बच्चे को धीरे से अदिति की गोद में दिया और दोनों भाई बहन खुशी से उसे खेलने लगे। तभी
साक्षी की सासू माँ सविता, जो अब डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय और नाश्ता कर रही थी, ने बच्चों के साथ खेलते हुए साक्षी को देखा। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी की झलक साफ थी। सविता ने चाय का एक घूंट लिया और फिर पूछा, आरव कहाँ है? वह अभी तक आया नहीं। साक्षी ने जवाब दिया, आरव आ गया है मम्मी जी। वह अपने कमरे में सो रहा है, शायद बहुत थक गया है। सविता ने हल्की चिंता के साथ कहा, और आकाश? वो भी तो अभी तक नहीं आया। साक्षी ने सिर हिलाते हुए कहा, आकाश अभी ऑफिस में ही फंसे हुए हैं। बारिश की वजह से रास्ते में जाम है। पापा भी कंपनी में ही हैं, उन्हें भी देर हो रही है। सविता ने खिड़की के बाहर नजर डाली, जहां अभी भी बारिश हो रही थी। पता नहीं, ये बारिश कब रुकेगी? शाम से ही लगातार हो रही है। साक्षी ने भी खिड़की की ओर देखा, लेकिन फिर उसने कहा, मम्मी जी, मैं आरव को जगाती हूँ। शायद वह फ़ोन करके आकाश और पापा के बारे में कुछ पता कर सके। सविता ने सिर हिलाया, ठीक है, ज़रा उसे देखो। साक्षी ने रोहन और अदिति को एक बार फिर ध्यान रखने की हिदायत दी और फिर आरव को जगाने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ी। साक्षी धीरे धीरे आरव के कमरे के पास आ गई। उसने दरवाजे को धीरे से खोला और कमरे में अंधेरा देखकर हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, उसने देखा कि आरव बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। उसकी शांत चेहरे पर एक मासूमियत सी थी, जिसे देखकर साक्षी के मन में स्नेह उमड़ आया। उसने सोचा, देवर जी अभी तक सो रहे हैं, चलो अभी इन्हें जगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर उसने सोते हुए आरव को देखा और उसके मन में एक शरारती ख्याल आया। वह धीरे से उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसके चेहरे को निहारने लगी। सोते हुए आरव बहुत ही प्यारे लग रहे थे, मानो किसी बच्चे की तरह निर्दोष। साक्षी ने मन ही मन कहा, सोते हुए तो बहुत प्यारे लगते हो देवर जी, लेकिन तुम्हें थोड़ा तंग किए बिना मज़ा नहीं आएगा। वह धीरे से उसके पास बैठ गई और उसे हल्के से हिलाने की कोशिश करने लगी ताकि वह जाग जाए। लेकिन आरव की नींद इतनी गहरी थी कि वह हिला तक नहीं। साक्षी ने एक और कोशिश की और इस बार उसने थोड़ा जोर से उसे हिलाया। तभी अचानक आरव ने नींद में ही साक्षी का हाथ पकड़ लिया और जोर से खींच लिया। अचानक हुए इस झटके से साक्षी का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधा आरव के ऊपर गिर गई। दोनों एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। साक्षी के बाल आरव के चेहरे पर बिखर गए और आरव ने अपने हाथ से उसे हटाने की कोशिश की। साक्षी ने अपने आप को संभालते हुए आरव से कहा, अरे देवर जी, यह क्या कर रहे हो? आरव ने हड़बड़ाते हुए कहा, भाभी सॉरी, मुझे लगा कोई सपना देख रहा हूँ। साक्षी ने हंसते हुए कहा, सपना नहीं देवर जी, ये हकीकत है। चलो अब उठ जाओ, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आरव ने धीरे से साक्षी का हाथ छोड़ दिया और खुद को सीधा करते हुए बैठ गया, जबकि साक्षी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ उसे देखा, जैसे वह अपनी योजना में सफल हो गई हो। आरव की आंखें धीरे धीरे पूरी तरह से खुल चुकी थीं, लेकिन उसके मन में अभी भी नींद की हल्की परतें छाई हुई थीं। उसे थोड़ा झटका सा लगा जब उसने देखा कि साक्षी उसके पास बैठी है। उसके मन में तुरंत ख्याल आया, ओह नहीं, कहीं भाभी फिर से मुझसे सवाल जवाब शुरू ना कर दें। आरव ने थके हुए लहजे में कहा, भाभी मैं पहले ही कह रहा हूँ, अगर कुछ ज़रूरी काम है तो वो बताए, लेकिन प्लीज़ मुझे परेशान मत कीजिए। साक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छा ठीक है देवर जी, इस वक्त कोई परेशानी करने नहीं आई हूँ। तुम्हारे भाई और पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। आकाश और पापा दोनों ही ऑफिस में फंसे हुए हैं और इस बारिश की वजह से अभी तक घर नहीं लौटे। ज़रा पता करो कि वह लोग कहाँ पर हैं, मैं चिंतित हो रही हूँ। आरव ने खिड़की की ओर देखा, जहां अभी भी बारिश की बूंदें शीशे पर पड़ रही थीं। बाहर का मौसम बिल्कुल भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है भाभी, मैं पता करता हूँ। आप जाए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। साक्षी ने आरव के चेहरे की ओर देखा, जो अब भी नींद से भरा हुआ था, और कहा, ठीक है मैं चलती हूँ, और वह दरवाजे की ओर मुड़ने लगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक शरारती ख्याल आया। उसने एक पल रुककर सोचा, आरव को थोड़ी और परेशानी में डालने में क्या हर्ज है। वह दरवाजे के पास जाकर अचानक मुड़ी और बोली, अरे हाँ देवर जी, एक शर्त लगानी थी तुमसे। अगर तुम अगले 5 मिनट में मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें पूरे दिन मेरे साथ रहना पड़ेगा और जो मैं कहूँ वो करना पड़ेगा। क्या कहते हो? आरव, जो पहले से ही साक्षी के सवालों से बचने की फिराक में था, अचानक से परेशान हो गया। उसने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा, भाभी प्लीज़, मैं अभी नींद में हूँ, कोई शर्त वर्त मत लगाए।
साक्षी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे तो यह मेरे सवाल का जवाब हो गया। अब शर्त पूरी, कल तुम पूरे दिन मेरे साथ रहोगे। आरव की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वह सोचने लगा, अरे नहीं, भाभी ने फिर से मुझे फंसा दिया। साक्षी ने उसे एक तिरछी नज़र से देखा और हंसते हुए कमरे से बाहर चली गई, जैसे कि उसने अभी अभी कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। आरव बिस्तर से उठकर अपना सिर पकड़ लिया और बड़बड़ाया, भाभी सच में बहुत चालाक हैं। अब देखता हूँ कैसे इस शर्त से बचता हूँ। आरव जल्दी से बिस्तर पर उठ बैठा और अपने फ़ोन की ओर बढ़ा, ताकि आकाश और पापा की लोकेशन का पता कर सके। उसकी निगाहें अब भी साक्षी की शर्त पर टिकी थीं, जो उसे चिंता में डाल रही थी। ये रात अब मुश्किल से ही गुजरेगी, उसने सोचा, और खुद को संभालते हुए फ़ोन में जानकारी देखने लगा। वह बिस्तर पर ही बैठा रहा, अपने फ़ोन पर आकाश और पापा की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके मन में साक्षी के द्वारा दी गई शर्त का ख्याल चकरा रहा था। वह सोच रहा था कि वह कैसे इस स्थिति से निपटेगा और अपने परिवार को सुरक्षित और जल्द से जल्द घर लाने की योजना कैसे बनाएगा। आरव अपने फ़ोन में आकाश और पापा की लोकेशन चेक कर रहा था, तभी उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वह अभी भी नींद में अधजगा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में और भी है। उसने धीरे से अपने बिस्तर के किनारे देखा, जहां पर एलिना बैठी थी। उसकी नीली आंखें कमरे के चारों ओर घूम रही थीं, और वह कुछ असमंजस में लग रही थी। ये कहाँ है? एलिना ने अपने चारों ओर देखते हुए कहा। उसने खिड़की के बाहर झांका, जहां हल्की बारिश हो रही थी, और कमरे में रखे सामान को ध्यान से देखा। मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आई। आरव पहले से ही बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसने अपने माथे पर हाथ फेरा, जैसे थकान को दूर करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने एलिना की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हारी नींद कैसी रही, एलिना? एलिना ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सवाल थे। आरव, ये जगह कौन सी है? और वो औरत कौन थी जो अभी यहाँ से गई है? आरव ने धीरे से सांस ली और बिस्तर से उठकर खिड़की के पास गया। उसने बाहर बारिश को कुछ देर तक देखा, फिर वापस एलिना की तरफ मुड़ते हुए कहा, ये मेरा घर है, एलिना। और वो जो औरत तुमने देखी, वो मेरी भाभी थीं। एलिना ने थोड़ा और असमंजस में पूछा, भाभी? मतलब? आरव ने समझाने की कोशिश की, भाभी यानी मेरे बड़े भाई की पत्नी। वो यहाँ आई थी मुझे जगाने के लिए, क्योंकि कुछ जरूरी बातें थीं। एलिना ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, ओह, तो वो तुम्हारे परिवार की हैं। मैं समझ गई, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे परिवार के लोग भी यहाँ रहते हैं? आरव ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा कि तुम सोई हुई हो और तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी, तुम जानती हो कि इंसानों के रिश्ते कैसे होते हैं। एलिना ने एक गहरी सांस ली और फिर से कमरे के चारों ओर देखा, इस बार थोड़ी राहत के साथ। ठीक है, मैं समझ गई। आरव ने राहत की सांस ली, खुश था कि एलिना को और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने सोचा कि अब किसी और सवाल से बचने का यही सही मौका है। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें कुछ और चाहिए, एलिना? वरना मैं तुम्हें आराम से सोने दूं। एलिना ने हंसते हुए कहा, नहीं, अब मुझे सब समझ में आ गया है। मैं सोने जा रही हूँ। आरव ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा, ताकि अपने भाई और पापा को घर लाने की व्यवस्था कर सके। जैसे ही वह कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। कमरे में अचानक बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा होने लगी, जो धीरे धीरे एक ठोस रूप लेने लगी थी। आरव कुछ पल के लिए रुक गया, उसकी निगाहें उस उभरती हुई एनर्जी पर टिकी थीं। कुछ ही क्षणों में वह एनर्जी एक बड़े और भयानक क्रिएचर का रूप धारण कर चुकी थी। एलिना, जो अब तक स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी, अचानक इस विशाल और डरावने रूप को देखकर घबरा गई। उसकी नीली आंखों में भय की छाया साफ झलक रही थी, जबकि उसके पूरे शरीर में तनाव महसूस हो रहा था। लेकिन आरव शांत था। उसने बिना किसी घबराहट के उस क्रिएचर की ओर देखा, जैसे कि वह किसी पुराने परिचित को देख रहा हो। उसने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, तो तुम आ गए, अरकान। क्रिएचर, जो अब पूरी तरह से अरकान का रूप ले चुका था, आरव की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में बोला, हाँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे कुछ काम था, इसलिए आया हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी कुछ जरूरी काम के लिए जा रहा था, लेकिन तुम्हारे इस अप्रत्याशित आगमन ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। अरकान ने आरव की बात को गंभीरता से लिया और थोड़ा झुकते हुए कहा, ठीक है, कहीं जाने की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले वो सुन लो जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ।
ये बात बेहद जरूरी है और तुम्हें इसे समझना होगा। आरव ने उसकी आवाज़ में छुपे गंभीरता को महसूस किया और थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, ठीक है अरकान, पहले तुम अपनी बात कहो, उसके बाद मैं अपने काम की तरफ देखता हूँ। अरकान के विशाल और भयानक रूप को देखकर एलिना सहम गई थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और वह अपने छोटे से शरीर को कांपने से रोकने की कोशिश कर रही थी। उसकी नीली आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह अरकान की ओर बिना किसी हिलडुल के देख रही थी, जैसे उसकी हरकतों को समझने की कोशिश कर रही हो। उसकी नन्ही नन्ही उंगलियां हिल रही थीं और वह अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। आखिरकार उसने अपने डर पर काबू पाया और तेजी से आरव की ओर उड़ने लगी। उसकी छोटी सी ताकत को उसने एकजुट किया और आरव के पास पहुंचते ही उसकी टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां आरव की टी शर्ट में इतनी मजबूती से धंसी हुई थीं, जैसे वह उससे किसी तरह की सुरक्षा मांग रही हो। आरव ने ये देखा और तुरंत एलिना को अपने हाथों में उठा लिया। उसकी आंखों में एक सुकून भरी मुस्कान उभर आई और उसने नर्म लहजे में कहा, डरने की जरूरत नहीं है एलिना, ये कुछ नहीं करेगा। अरकान मेरा पुराना दोस्त है। लेकिन आरव का ध्यान अरकान के विशाल रूप की ओर गया। उसका शेर जैसा बड़ा आकार, पर्पल चमकती आंखें और माथे पर क्रिस्टल के साथ एम का निशान, ये सब उसके घर के माहौल के साथ बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। अरकान की 3 पूंछें, जो अलग अलग रंग की थीं, हवा में लहराते हुए डरावना दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। उसके चारों ओर घनी डार्क एनर्जी का एक घेरा था, जो उसके आकार को और भी भयानक बना रहा था। आरव ने हल्के फुल्के अंदाज में लेकिन चिंता के साथ कहा, अरकान, कोई भी तुम्हारी बात सुनने से पहले तुम्हारे इस रूप से डर जाएगा। देखो, इस नन्ही सी स्पिरिट को कैसे डरा दिया तुमने। अरकान ने आरव की बात सुनी और फिर एलिना की ओर देखा। उसकी छोटी छोटी आंखों में जो डर था, उसने अरकान को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसका विशाल और डरावना रूप सच में दूसरों के लिए भयानक हो सकता है। उसने आरव की सलाह मानते हुए धीरे धीरे अपना आकार छोटा करना शुरू कर दिया। पहले उसकी पर्पल आंखों की चमक मध्यम होने लगी। उसके माथे का क्रिस्टल, जिसमें एम का निशान था, धीरे धीरे छोटे आकार में सिमट गया और उसकी तीनों पूंछें आपस में मिलकर एक हो गईं। जैसे जैसे उसका आकार छोटा हो रहा था, वैसे वैसे उसकी डार्क एनर्जी सिमटकर गायब होने लगी। अरकान की शेर जैसी भयावह आकृति अब एक साधारण बिल्ली में बदलने लगी। कुछ ही पलों में अरकान का विशाल और भयानक रूप पूरी तरह से गायब हो गया। उसकी जगह अब एक छोटी, प्यारी और नर्म फर वाली बिल्ली दिखाई दी। उसकी आंखें अब पर्पल की बजाय साधारण बिल्ली जैसी हो गईं और उसकी शरीर पर अब कोई डार्क एनर्जी नहीं थी। लेकिन बिल्ली के रूप में भी उसके माथे पर क्रिस्टल मौजूद था, जिसमें एम का निशान अब भी हल्का सा चमक रहा था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो तुम पूरी तरह से एक भीगी बिल्ली बन गए अरकान। अरकान ने अपनी नई छोटी आंखों से उसकी ओर देखा और नाराजगी से कहा, मैं भीगी बिल्ली नहीं हूं, बस इस रूप में ज्यादा सहज महसूस करता हूं। उसने आरव के बिस्तर पर उछलकर आराम से बैठते हुए कहा। उसकी तीनों पूंछ अब एक हो चुकी थी और वह अपने नर्म फर को सहेजने में व्यस्त हो गया था। आरव ने राहत की सांस ली और अपनी गोद में बैठे एलिना की ओर देखते हुए कहा, देखो, अब डरने की कोई बात नहीं है। ये अरकान है और अब वह तुम्हारे लिए भी कोई खतरा नहीं है। एलिना ने अरकान की ओर देखा और अब उसकी आंखों में डर की जगह थोड़ी जिज्ञासा थी। उसने आरव की बात पर विश्वास किया और धीरे धीरे उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। अरकान भी अब एक प्यारे साथी की तरह लग रहा था और उसने नजरें आरव की ओर से हटाकर अरकान की ओर मोड़ी, जैसे वह ये सोच रही हो कि क्या वाकई यह वही भयानक प्राणी है जिसे वह पहले देख रही थी। एलिना की आंखों में अभी भी थोड़ी जिज्ञासा बाकी थी। उसने आरव की ओर देखा और पूछा, आखिर ये है कौन? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरकान मेरा कॉन्ट्रैक्टेड पेट है। अरकान, जो अब बिल्ली के रूप में आराम से बैठा था, ने अचानक से सिर उठाया और नाराजगी भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हारा कोई पालतू जानवर नहीं हूँ आरव। मैं तुम्हारा साथी हूँ और मुझे वैसे ही समझो। आरव ने हंसते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है अरकान, तुम मेरे साथी हो, पेट नहीं। अरकान ने फिर अपनी चमकती आंखों से एलिना की ओर देखा और पूछा, और ये नन्ही सी वाटर स्पिरिट यहाँ क्या कर रही है? तुमने इसे कहाँ से पाया? आरव ने थोड़ा गंभीर होते हुए अरकान को पूरी कहानी बता दी कि कैसे एलिना उसके पास आए और उसने बारिश को नियंत्रित किया। अरकान ने ध्यान से सारी बात सुनी और फिर धीरे से कहा, तो इसका मतलब तुमने बारिश को भी कंट्रोल कर लिया? आरव ने गर्व से कहा, हाँ, लेकिन बारिश अब भी हो रही है। मैंने तो मौसम को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था, फिर भी बारिश रुक नहीं रही।
अरकान ने अपने छोटे से आकार में भी गंभीरता बनाए रखते हुए पूछा, क्या तुमने बारिश को रोकने का आदेश दिया था? आरव एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उसने अपने दिमाग को टटोला और फिर धीरे धीरे कहा, शायद मैंने कभी भी इसे पूरी तरह से रोकने का आदेश नहीं दिया। मैंने सिर्फ इसे धीमा करने के बारे में सोचा था। अरकान ने हल्की हंसी के साथ कहा, इसलिए तो बारिश रुक नहीं रही। अब इसे पूरी तरह से रोकने का आदेश दो। आरव ने हंसते हुए अपनी उंगलियों से एक चुटकी बजाई। उसके इस छोटे से इशारे से बारिश का तेज बहाव धीरे धीरे कम होने लगा और फिर पूरी तरह से रुक गया। कमरे में अब सिर्फ हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि बारिश थम चुकी है। अरकान ने अपने नए रूप में थोड़ा खींचते हुए कहा, ये सब छोड़ो, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो बताने का समय आ गया है। तुम्हें इसे समझना होगा। आरव ने अब पूरी तरह से ध्यान अरकान की ओर केंद्रित किया, जानते हुए कि उसकी बातों में कुछ गंभीरता जरूर होगी। अरकान ने आरव की ओर देखते हुए कहा, जब मैं ज़ेफ़रॉन की तलाश में गया था तो उसे ढूंढने में कामयाब रहा। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। उसके साथ और भी कई तरह के क्रिएचर थे जो उसी की तरह के थे। वे कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, पर मुझे पता नहीं क्या। उनका उद्देश्य जान पाना मेरे लिए मुश्किल था और उन सभी से लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया, क्योंकि वे संख्या में ज़्यादा और बेहद ताकतवर थे। आरव ने ध्यान से अरकान की बात सुनी और गंभीरता से पूछा, तो क्या तुमने उनसे कुछ पता लगाया? मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर उनमें से कुछ को निपटाया और पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। अरकान ने निराशा से कहा, हमें सतर्क रहना होगा। इस दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ज़ेफ़रॉन कहाँ है? अरकान ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, वह अचानक से गायब हो गया। मैंने उसके कुछ नौकरों का पीछा किया, लेकिन वे भी कुछ बताने को तैयार नहीं हैं। उनकी जिद्दी रवैये की वजह से जानकारी हासिल करना मुश्किल हो रहा है। आरव ने आत्मविश्वास से कहा, कोई बात नहीं, मैं उन लोगों से सच उगलवा लूंगा। ये लोग ज़्यादा देर तक अपना मुंह बंद नहीं रख पाएंगे। एलिना, जो इस बातचीत को सुन रही थी, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह कभी आरव की ओर देखती, कभी अरकान की ओर, और उसकी छोटी नीली आंखों में एक भ्रमित सी झलक थी। वह सोच रही थी कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं, और उनके चेहरे के हाव भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह आरव के पास और करीब आ गई और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे उससे कुछ जवाब पाने की कोशिश कर रही हो। आरव ने उसके नाजुक हाथ को धीरे से दबाते हुए उसे आश्वस्त किया, डरने की जरूरत नहीं है एलिना। ये मामला मैं और अरकान मिलकर संभालेंगे। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एलिना ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी सवाल थे। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए उसे और दिलासा दी, तुम्हारा काम बस यही है कि तुम हमारी बातों को समझने की कोशिश करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अरकान ने आरव की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ एलिना, इस समय तुम्हारा सुरक्षित रहना ही सबसे जरूरी है। हम दोनों मिलकर ज़ेफ़रॉन के प्लान को रोकेंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एलिना ने उनकी बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन वह जानती थी कि आरव और अरकान इस काम को अकेले ही अंजाम देंगे। उसने आरव के हाथ को थोड़ी देर और पकड़े रखा, फिर धीरे धीरे उसे छोड़ दिया और उनकी बातचीत सुनने लगी, ये जानकर कि उसे इस मामले से दूर रखा जाएगा। आरव ने अरकान की बात को गंभीरता से लेते हुए कहा, जाफरान को तो हम देख ही लेंगे, लेकिन बताओ, और क्या कर रहे हो आजकल? अरकान ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस इधर उधर घूम रहा हूं और सही जगह ढूंढ रहा हूं रहने के लिए। आरव ने उसे घूरते हुए पूछा, तो क्या तुम्हें अभी तक कोई जगह नहीं मिली? अरकान ने सिर हिलाया, नहीं। आरव ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई और जगह नहीं है रहने के लिए? अरकान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक जगह तो है जहां पूर्वज रहते हैं, लेकिन वहां बहुत कम स्पेस है। वो एक मिनी वर्ल्ड की तरह है जहां केवल महत्वपूर्ण लोग ही रह सकते हैं। कम स्पेस होने की वजह से हमें वहां से आना पड़ा और अब हम बाहर घूम रहे हैं। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो इधर उधर जगह ढूंढ रहे हैं। कुछ ह्यूमंस के अंदर रह रहे हैं और कुछ अलग अलग जगहों पर या जानवरों के अंदर। तुम्हें पता है, हम एनर्जी के फॉर्म में कहीं भी रह सकते हैं, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। आरव ने सोचा, शायद मुझे अरकान के लिए भी एक मिनी वर्ल्ड क्रिएट करना पड़ेगा। इसी बीच एलिना, जो सारी बातचीत सुन रही थी, ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, तुमने मुझे बताया नहीं अभी तक कि तुम किस तरीके के प्राणी हो? अरकान कुछ कहने ही वाला था कि आरव ने उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर
एलिना की तरफ देखते हुए आरव ने कहा, तुम इस सब चीज़ों में मत पड़ो, ठीक है। बस इतना जान लो कि अरकान एक एनर्जी टाइप है। एलिना ने थोड़ा समझते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी कुछ सवाल बाकी थे। मगर उसने इस बारे में और कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। आरव ने अरकान से पूछा, अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पास सेलिना के बारे में और जानकारी है? अरकान ने निराशा भरे स्वर में कहा, नहीं, मेरे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो कुछ भी पता था मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था। आरव ने सोचते हुए कहा, चलो ठीक है। तो ये बताओ, एलिट गार्ड और शैडो लीग के बारे में तुम क्या जानते हो? अरकान ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता। शायद ये हाल ही में ही सामने आए हैं और मैं उनसे नहीं मिला हूँ। लेकिन मैं रक्षक और अंधकार के बारे में जानता हूँ। आरव ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? अरकान ने गहरी सांस ली और आरव की ओर देखा, फिर गंभीरता से कहने लगा, आरव, ये कहानी इंसानों के अस्तित्व में आने के समय से भी पुरानी है। जब इंसानों ने पहली बार इस धरती पर कदम रखा, वे सिर्फ साधारण प्राणी नहीं थे। उनके पास न केवल शारीरिक शक्ति थी, बल्कि वे अद्वितीय शक्तियों से भी संपन्न थे। ये शक्तियां उन्हें उनके जन्म के साथ ही मिल जाती थीं, और यह शक्तियां उन्हें इस दुनिया के हर तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश से जोड़ती थीं। लेकिन ये कहानी केवल शक्तियों की नहीं है, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच एक अंतहीन लड़ाई की है, जो आज भी जारी है। अरकान ने आरव की ओर गहराई से देखा और कहा, इंसानों के शुरुआती समय में वे अपने आसपास की हर चीज से जुड़े हुए थे। उन्हें पता था कि ये तत्व केवल शक्तियों का स्रोत नहीं, बल्कि जीवन का आधार हैं। कुछ इंसानों ने इन तत्वों का उपयोग सही तरीके से किया। वे जीवन को संवारने, संरक्षित करने और दूसरों की मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। यही लोग रक्षक के रूप में जाने गए। रक्षक उन शक्तियों के संरक्षक थे जो मानवता की भलाई के लिए थीं। उनके हृदय में अच्छाई और न्याय का वास था, और उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग केवल उसी के लिए किया। लेकिन जहां अच्छाई है, वहां बुराई भी है। कुछ इंसानों ने इन शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उनके दिलों में लालच और शक्ति की भूख बढ़ती गई। वे शैतानों के साथ जुड़ गए और उनसे और भी अधिक शक्तियां प्राप्त करने लगे। लेकिन इन शक्तियों की कीमत उनकी आत्मा थी। ये लोग धीरे धीरे अंधकार के अनुयायी बन गए। अंधकार ने उनके भीतर की बुराई को और बढ़ावा दिया, और उन्होंने दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दिया। उनके पास ऐसी शक्तियां थीं जिनसे वे अपने चारों ओर के वातावरण को नियंत्रित कर सकते थे, और वे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। यही लोग आज डार्कनेस के नाम से जाने जाते हैं। आरव ने अरकान की बात ध्यान से सुनी और उसके चेहरे पर गंभीरता की छाया देखी। अरकान ने फिर कहा, इन दोनों गुटों के बीच ये लड़ाई सदियों से चल रही है। रक्षक का एकमात्र उद्देश्य अंधकार के अनुयायियों को रोकना और मानवता की रक्षा करना है। ये लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह आत्मा और मन की लड़ाई भी है। रक्षक अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे के लिए करते हैं, जबकि अंधकार के अनुयायी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके अपने उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अरकान थोड़ा रुका और फिर आगे बोला, जैसे जैसे समय बीतता गया, अंधकार के अनुयायी और भी ताकतवर होते गए। उन्होंने शैतानों के साथ एक गहरा बंधन बना लिया, जिससे उनकी शक्तियां और भी खतरनाक हो गईं। उन्होंने दुनिया में तबाही मचाई और हर जगह अराजकता फैलाई। लेकिन रक्षक ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करते हुए अंधकार का सामना किया। ये लड़ाई इतनी बड़ी थी कि इसमें केवल इंसान ही नहीं, बल्कि हमारी जैसी प्राचीन प्रजातियां भी शामिल हुईं। हमारे पूर्वजों ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया, और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि इस दुनिया को अंधकार से बचाया जा सके। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, तो ये लड़ाई आज भी जारी है। दुनिया के जितने भी सुपरह्यूमन संगठन हैं, वे इन दोनों पक्षों में बंट चुके हैं, एक अच्छाई की तरफ और एक बुराई की तरफ। आज के समय में रक्षक को प्रोटेक्टर के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनका उद्देश्य वही है, अंधकार को रोकना और दुनिया को सुरक्षित रखना। अरकान ने गंभीरता से कहा, आरव, ये कहानी केवल इतिहास नहीं है, ये हमारी वर्तमान स्थिति का भी प्रतिबिंब है। आज भी अच्छाई और बुराई के बीच की यह जंग जारी है। हमें ये तय करना होगा कि हम किस ओर खड़े हैं। ये लड़ाई सिर्फ शक्तियों की नहीं, बल्कि आत्मा और आदर्शों की भी है। आरव ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर कहा, शायद हमें इस लड़ाई में और गहराई से उतरने की जरूरत है। हमें ये पता लगाना होगा कि अंधकार का अगला कदम क्या है, और हम इसे कैसे रोक सकते हैं।
हो सकता है कि हम दोनों का इस लड़ाई में एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। अरकान ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें पूरी तैयारी करनी होगी। इस जंग में हर कोई मायने रखता है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। और हमें अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके इस अंधकार को रोकना होगा। एलिना, जो ये सारी बातें सुन रही थी, उसकी आंखों में अब भी थोड़ी उलझन थी। आरव और अरकान ने उसे आश्वस्त किया कि वे उसे इस जंग में शामिल नहीं करेंगे। वे दोनों इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार थे ताकि वह सुरक्षित रहे। आरव ने अरकान की बातों को ध्यान से सुना, फिर उसकी आंखों में गंभीरता उभर आई। उसने अरकान से पूछा, तो क्या तुम्हें इस इतिहास के बारे में और कुछ नहीं पता? अरकान ने आरव की ओर देखा, उसकी आंखों में गहरी चिंता की लहर साफ दिख रही थी। आरव, तुमने जो पूछा उसका जवाब हाँ है। मुझे इस इतिहास के बारे में थोड़ा और पता है। मेरे पूर्वजों ने बताया था कि जब अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई अपने चरम पर थी, तब बहुत ताकतवर शैतान और मॉन्स्टर इस दुनिया में आए थे। ये वो शैतान थे जिनका उद्देश्य केवल विनाश था और उनके पास इतनी शक्तियां थीं कि उन्हें हराना लगभग असंभव था। अरकान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उनमें से एक शैतान इतना ताकतवर था कि उसने आधी दुनिया को तबाह कर दिया था। उसकी शक्तियां इतनी भयानक थीं कि वह अपने चारों ओर अंधकार और विनाश की लहर फैला सकता था। उसे हराने के लिए रक्षक और कई शक्तिशाली प्राणियों ने अपनी जान की बाजी लगाई। ये लड़ाई केवल शारीरिक नहीं थी, यह एक मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष भी था। उस शैतान को हराने में बहुत समय और शक्ति लगी, और जब आखिरकार उसे हराया गया तब दुनिया में शांति लौटी। लेकिन वह शांति अस्थायी थी, क्योंकि वह लड़ाई आज भी जारी है, अलग अलग रूपों में। अरकान ने गहरी सांस ली और कहा, आरव, जो स्थिति आज हमारे सामने है, वह वैसी ही लग रही है। ऐसा लगता है कि इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। फिर से अंधकार के अनुयायी अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं और हमें तैयार रहना होगा। हमें फिर से वही संघर्ष झेलना पड़ सकता है, और शायद इस बार शैतान और भी ताकतवर हों। अरकान की आवाज़ में गंभीरता और चिंता थी, जबकि आरव उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था, ये समझते हुए कि जो लड़ाई उनके पूर्वजों ने लड़ी थी, वह अब उनके सामने आने वाली है। आरव ने अरकान की बातों को ध्यान से सुना, फिर उसकी आंखों में गंभीरता उभर आई। उसने अरकान से पूछा, तो क्या तुम्हें इस इतिहास के बारे में और कुछ नहीं पता? और वो शैतान जिनका तुमने जिक्र किया, उनके नाम तक तुम्हें याद नहीं हैं? अरकान ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं आरव, दुर्भाग्य से मेरे पूर्वजों ने उन शैतानों के नाम मुझे नहीं बताए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि वे अत्यंत ताकतवर और खतरनाक थे। लेकिन अगर तुम सच में इतिहास का पूरा सच जानना चाहते हो, तो तुम्हें सेलिना को ढूंढना होगा। आरव ने झुंझलाते हुए कहा, सेलिना ही तो मैं ढूंढ रहा हूं। लेकिन तुम्हें सच में नहीं पता कि वह कहाँ रहती है? अरकान ने अपनी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं यार, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। लेकिन मैं तुमसे इतना जरूर कह सकता हूं कि वह इस पृथ्वी पर ही है। वह सबसे ताकतवर है, और वह इकलौती ऐसी है जो इस पृथ्वी के जन्म से पहले से ही मौजूद है। आरव ने उसकी बात पर सवाल उठाते हुए पूछा, पृथ्वी पर ऐसा क्या है जो उसे यहाँ रोके हुए है? अरकान ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता आरव। वह बहुत मिस्टीरियस है, उसे समझना मेरे बस की बात नहीं है, और शायद किसी और के भी नहीं। लेकिन अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो तुम्हें सारा इतिहास जानने का मौका मिलेगा। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है अरकान, मुझे पता है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो और मुझे भरोसा है कि तुम मेरी मदद करते रहोगे। लेकिन इस खोज को पूरा करने के लिए मुझे और जानकारी चाहिए। अगर तुम किसी और चीज़ के बारे में जानते हो तो मुझे ज़रूर बताना। अरकान ने सहमति में सिर हिलाया और आरव को भरोसा दिलाया, बेशक आरव, मैं जो भी जानता हूँ वह तुम्हें बताने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों को मिलकर इस रहस्य का पर्दाफाश करना होगा। आरव ने थोड़ा हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, सवाल जवाब बाकी हम बाद में करेंगे। अब मुझे भी चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है तुमसे बात करते करते। अरकान ने अपनी पर्पल आंखों से आरव की ओर देखा और पूछा, तो तुम जा कहाँ रहे हो? आरव ने एक सांस ली और जवाब दिया, मैं पापा और भाई को कॉल कर रहा था, उनका लोकेशन चेक कर रहा था। लेकिन वो लोग अपने कंपनी और ऑफिस में फंसे हुए हैं और बाहर सड़क पर पानी भरा हुआ है। मैं सोच रहा हूं कि उन्हें कैसे लाऊं। अरकान ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें पता है आरव, किसी न किसी उपाय से तुम उन्हें जरूर ले आओगे। लेकिन अभी भी हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। और मुझे समझ में आ गया है कि सेलिना को ढूंढना ही पड़ेगा।
आरव ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे सेलिना को ढूंढना ही होगा। अरकान ने कहा, ठीक है, तुम सेलिना को ढूंढो, मैं चलता हूँ। जैसे ही अरकान जाने के लिए मुड़ा, आरव ने मजाकिया अंदाज में कहा, वैसे ठीक है, भीगी बिल्ली, ध्यान से जाना। अरकान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरव की ओर देखा और जवाब दिया, मैं भीगी बिल्ली नहीं हूँ। आरव ने हंसते हुए कहा, तुम हो भीगी बिल्ली। अरकान ने उसकी तरफ नाराजगी भरी नज़रों से देखा और फिर उसे नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद अरकान का शरीर धीरे धीरे एनर्जी में बदलने लगा और वह हवा में घुलकर गायब हो गया। कमरे में अब सिर्फ आरव और एलिना रह गए थे। एलिना की आंखों में उलझन और जिज्ञासा साफ झलक रही थी। उसने धीरे से पूछा, आरव, आप और अरकान किसके बारे में बात कर रहे थे? आरव ने एलिना की ओर देखते हुए मुस्कुराया और कहा, यह एक लंबी कहानी है एलिना, लेकिन एक बात समझ लो, हम दोनों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और जल्द ही तुम भी इसका हिस्सा बनोगी। जैसे ही एलिना ने सुना कि उसे भी इस संघर्ष का हिस्सा बनना पड़ेगा, उसकी छोटी छोटी आंखों में डर झलकने लगा। वह चिंतित होकर बोली, पर मेरे पास तो अभी मेरी सारी शक्तियां भी नहीं हैं, मैं बहुत छोटी हो गई हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो? आरव ने उसकी चिंता को भांपते हुए उसे दिलासा देने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, टेंशन मत लो एलिना, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। कौन इतनी मासूम, प्यारी और नन्ही सी वाटर स्पिरिट को कुछ होने देगा? आरव ने अपनी उंगली उसके गालों पर रखते हुए हल्के से खींच दिया। एलिना ने शरारत से उसकी उंगली को काट लिया, जैसे वह कह रही हो कि वह इतनी भी कमजोर नहीं है। आरव ने हंसते हुए कहा, तुम्हें दांत काटने के अलावा कुछ और आता भी है? जब देखो बस काटती रहती हो। एलिना ने थोड़ी सी नाराजगी भरे स्वर में कहा, अभी मैं छोटी हूं ना, इसलिए हाथों से चोट नहीं पहुंचा पाती, लेकिन दांत तो पहुंचा सकती हूं। और जिस दिन मैं बड़ी हो गई, वापस अपने असली रूप में आ गई, तब देखना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। आरव ने उसकी बात को हंसते हुए कहा, अभी तुम छोटी हो एलिना, देखो, तुम्हारा पूरा आकार मेरी मुट्ठी में समा सकता है। एलिना ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए अपने छोटे छोटे हाथों को आरव की तरफ हिलाया और बोली, उड़ा लो मेरा मजाक, लेकिन जब मेरी सारी शक्तियां लौट आएंगी और मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी, तब तुम देखना, मैं तुम्हें अपने जल के बवंडर में घुमाऊंगी। आरव ने उसे हल्के से चिढ़ाते हुए कहा, अरे वाह, अब तो मैं डर ही गया। चलो, तुम्हारे बड़े होने का इंतजार करूंगा। तब तक इस नन्ही प्यारी सी एलिना का ख्याल रखने का आनंद तो ले लूं। एलिना ने आरव की तरफ आंखें घुमाते हुए हल्की मुस्कान दी, मानो कह रही हो कि वह इतनी भी बेबस नहीं है जितनी दिख रही है। फिर वह अपनी छोटी छोटी उड़ानों से आरव के इर्द गिर्द घूमने लगी, मानो उसे यह याद दिलाने की कोशिश कर रही हो कि वह भी मस्ती में किसी से कम नहीं है। आरव ने उसे देखा और एक हंसी के साथ कहा, ठीक है एलिना, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं देखूंगा कि तुम क्या कर सकती हो, पर तब तक तुम मुझसे चिपक कर ही रहोगी, समझी? एलिना ने फिर से शरारत भरी मुस्कान दी और आरव के कंधे पर बैठकर खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। दोनों के बीच की यह नोकझोंक एक गहरी दोस्ती और विश्वास की ओर इशारा कर रही थी, जहां मस्ती के बीच भी एक दूसरे के प्रति चिंता और देखभाल की भावना छुपी हुई थी। आरव ने एलिना को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन वह जानता था कि वह कमरे में अकेले ऊब जाएगी। उसने कहा, ठीक है, तुम अब यहाँ पर रहो, मैं नीचे जा रहा हूँ। एलिना ने थोड़ा नाराज होकर कहा, मैं भी चलूंगी, अकेले कमरे में क्या करूंगी, बोर हो जाऊंगी। आरव ने उसकी चिंता को समझते हुए एक पल सोचा, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। अच्छा, रुको। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उसकी हथेली में अचानक कुछ बॉल्स प्रकट हो गईं। चमचमाती, चमकदार बॉल्स एलिना की ओर बढ़ीं। एलिना ने हैरानी से पूछा, ये बॉल्स किस लिए हैं? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इनके साथ खेलना। एलिना ने थोड़ा अजीब सा महसूस करते हुए कहा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं जो बॉल्स के साथ खेलेगी। आरव ने हंसते हुए कहा, खेल तो सही, फिर देखना क्या होता है। ये कहकर उसने उन बॉलर्स को बैट पर रखा और साथ ही एलिना को भी। अब देखो, इन्हें कैसे खेलते हैं। ये कहते हुए आरव धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ गया। जैसे ही आरव दरवाजे से बाहर निकला, एलिना ने उत्सुकता से उन बॉलर्स की ओर देखा। वह सोच रही थी कि ये बॉलर्स क्या खास कर सकती हैं। उसने धीरे से तीनों बॉलर्स को एक एक करके छुआ। छूते ही बॉलर्स ने हल्की सी चमकना शुरू किया और फिर अचानक से उनके आकार बदलने लगे। एलिना ने अपनी आंखों में हैरानी के साथ देखा जब पहली बॉल से एक छोटा सा रोबोट बनकर सामने आया।
वह लगभग उसके ही आकार का था, गोल और चमकदार। उसकी छोटी छोटी आंखें नीली रोशनी में चमक रही थीं और वह हल्के से घूमने लगा। एलिना ने खुशी से उसे देखा और कहा, वाह तुम कितने प्यारे हो। तभी दूसरी बॉल भी चमकी और उससे एक नन्हा उड़ने वाला ड्रोन बना, जो हवा में हल्का हल्का तैरने लगा। उसकी पंखुड़ियां रंग बिरंगी थीं और उसकी गति इतनी तेज थी कि वह पूरे कमरे में घूमने लगा। ड्रोन ने हंसी भरी आवाज में कहा, मैं उड़ सकता हूँ, देखो। एलिना ने तालियां बजाईं और उसके साथ उड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी तीसरी बॉल ने भी अपना रूप बदला। इस बार उससे एक प्यारा सा कुत्ते जैसा खिलौना निकला, जो नाचता हुआ एलिना के पास आकर उसकी टांगों के पास कूदने लगा। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह एलिना को अपने साथ खेलने के लिए उत्साहित करने लगा। एलिना ने सभी 3 खिलौनों की तरफ देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। ये तो बहुत मज़ेदार है, आरव ने मुझे ये सब कैसे दिए? उसने सोचते हुए कहा और फिर खिलौनों के साथ खेलने में लग गई। जैसे ही आरव दरवाजे के पास पहुंचा, उसने मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम बोर नहीं होगी, एलिना। मैं जल्दी वापस आऊंगा। एलिना ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह अब अपने नए दोस्तों के साथ खेलने में पूरी तरह से खो गई थी। आरव ने संतुष्टि से सर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया, ये जानते हुए कि उसने एलिना का समय अच्छी तरह से बिता दिया है। आरव कमरे से बाहर निकलते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, कह रही थी कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, और अब देखो कैसे उन चीज़ों के साथ खेल रही है। सच में, ये बहुत मासूम है, बहुत प्यारी और क्यूट भी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जो उसकी देखभाल और स्नेह को दर्शा रही थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे ही उसने अपनी घड़ी देखी, वह थोड़ा चौंक गया। रात के 11 बजे बज चुके थे। उसने सोचा कि अब तो घरवालों से बात करनी चाहिए। आरव ने अपने बड़े भाई आकाश को फ़ोन लगाया। कुछ देर तक फ़ोन बजता रहा, फिर आकाश ने उठाया। आकाश की आवाज़ में थकावट साफ झलक रही थी। हाँ आरव, सब ठीक है? आरव ने सीधा सवाल किया। भाई, आप कब तक घर पहुंचेंगे? रात काफ़ी हो गई है। आकाश ने एक लंबी सांस ली और जवाब दिया, आरव, इस वक्त तो आने का कोई रास्ता नहीं है। बाहर इतना पानी भर गया है कि गाड़ी भी फंस गई है। मैं ऑफिस में ही अटक गया हूँ। आरव ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन भाई, इतनी रात हो गई है, क्या वहाँ रुकना सही रहेगा? आकाश ने हल्के से हंसते हुए कहा, और क्या करूँ? पानी का ये हाल है कि किसी भी हालत में निकलना मुश्किल है। तुम लोग घर पर ठीक हो ना? आरव ने जवाब दिया, हाँ सब ठीक हैं। मैं बस आपकी और पापा की चिंता कर रहा था। मैं अभी पापा को भी फ़ोन लगाता हूँ। आकाश ने धीरे से कहा, ठीक है, उनसे भी बात कर लो। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं यहीं ठीक हूँ। जैसे ही पानी कम होगा, मैं घर आ जाऊँगा। आरव ने कहा, ठीक है, आप ध्यान रखना। इसके बाद उसने कॉल काट दी और तुरंत पापा को फ़ोन लगाया। कुछ देर बाद पापा ने फ़ोन उठाया। हाँ आरव, पापा की आवाज़ में हल्की चिंता थी। पापा, आप कहाँ हैं? आकाश भाई तो ऑफिस में फंसे हुए हैं। आरव ने जल्दी से पूछा। पापा ने जवाब दिया, बेटा, मैं भी ऑफिस में ही अटका हुआ हूँ। यहाँ भी सड़क पर पानी भरा हुआ है। इस वक्त तो बाहर निकलना सही नहीं है। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है पापा, आप भी अपना ख्याल रखना। अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। पापा ने कहा, तुम भी घर पर सबका ध्यान रखना। रात बहुत हो गई है, तुम भी सोने की कोशिश करो। आरव ने फ़ोन रख दिया और कुछ पल वहीं सीढ़ियों पर खड़ा रहा। उसके मन में कई विचार उमड़ने लगे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए नीचे जाने का फैसला किया, जहां उसकी माँ और भाभी बैठी थीं। आरव नीचे आता है और देखता है कि रोहन और अदिति बच्चों को अपनी गोद में खिलाने में व्यस्त हैं, जबकि भाभी और माँ पास ही बैठी हैं। आरव धीरे से उनके पास जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम दोनों को सोना नहीं है? कल स्कूल नहीं जाना क्या? रोहन और अदिति ने उसकी बात सुनकर चुटकी लेते हुए कहा, नहीं, हमें नहीं जाना, आज हमारी मर्जी नहीं है। आरव ने थोड़ा गंभीरता से उनकी ओर देखा और कहा, अच्छा तो अब तुम दोनों की मर्जी चलने लगी है। हाँ चलो, फिर मैं भी तुम्हें मर्जी से सोने के लिए भेजता हूँ। ये कहते हुए उसने मजाक में उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की। रोहन और अदिति हंसते हुए तुरंत भाभी और माँ के पीछे छिप गए। रोहन ने मजाकिया अंदाज में कहा, भैया फिर से हमें तंग करने आ रहे हैं, बचाओ। आरव ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, शांत हो जाओ, मैं तंग नहीं कर रहा, बस मजाक कर रहा था। माँ और भाभी की हंसी छूट गई।
माँ ने प्यार से कहा, तुम्हारी शरारतें कभी खत्म नहीं होती। तभी भाभी ने गंभीर होते हुए पूछा, क्या तुमने अपने भाई और पापा से बात की? क्या वे आ पाएंगे? आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, दोनों नहीं आ पाएंगे। बाहर पानी बहुत भर गया है। रोहन और अदिति के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अदिति ने धीमे से पूछा, भैया, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है उन्हें लाने का? भाभी ने इस पर हल्की मुस्कान के साथ शरारती लहजे में कहा, क्यों नहीं, आरव, चाहो तो सुपरहीरो बन जाओ और ले आओ अपने भैया और पापा को। आरव ने उनकी बात पर हंसते हुए जवाब दिया, काश ऐसा कर सकता भाभी, लेकिन फिलहाल तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग भी चिंता मत करो, वे दोनों वहां सुरक्षित हैं। भाभी ने समझाते हुए कहा, हम जानते हैं आरव, बस ये रात यूं ही बीत जाए, सुबह सब ठीक हो जाएगा। आरव ने सहमति में सिर हिलाया और सभी को थोड़ा और सहज महसूस कराने की कोशिश में बच्चों के साथ खेलने में लग गया। आरव कुछ देर तक परिवार के साथ खेलता और हंसता हंसाता रहता है, लेकिन रात गहराते ही सब अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। पर आरव को नींद नहीं आती। उसका मन अशांत है और इसलिए वह घर की छत पर चला जाता है। आरव छत पर खड़ा था, चारों ओर नजर डालते हुए। रात के अंधेरे में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ के पानी ने शहर को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। सड़कों पर पानी का सैलाब बह रहा था और आरव के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसका भाई और पिता ऑफिस में फंसे हुए थे और अब समय आ गया था कि कुछ किया जाए। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर को स्ट्रेच करते हुए अपनी ताकत को महसूस किया। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय दिखाई दिया। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया और धीरे धीरे ऊर्जा को अपनी हथेलियों में संचित करना शुरू कर दिया। उसके चारों ओर एक हल्की नीली आभा उभर आई और आसमान में बादल जैसे ठहर गए हों। शहर के विभिन्न हिस्सों में लोग इस समय गहरी नींद में थे, लेकिन कुछ सुपरह्यूमन्स, जिनकी शक्तियां उन्हें जगाए रखती थीं, इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पानी का स्तर तेजी से कम होने लगा था। बाढ़ का पानी, जो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा था, अब अचानक से गायब होने लगा। जैसे ही आरव ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय किया, पानी तेजी से निचले इलाकों से गायब होने लगा। दिल्ली के कोने कोने में ये बदलाव देखा जा सकता था। सड़कों पर भरा हुआ पानी, जो कई घंटों से रुका हुआ था, अब सूखने लगा था। गलियों में पानी का बहाव धीमा हो गया और धीरे धीरे सड़कों की सतह नजर आने लगी। कुछ इलाकों में, जहां पानी की वजह से जिंदगी थम सी गई थी, वहां लोग चौंकते हुए इस बदलाव को देख रहे थे। एक सुपरह्यूमन, जो अपने घर की छत पर खड़ा था, उसने देखा कि पानी का स्तर अचानक कैसे कम हो रहा है। उसकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह सोचने लगा, ये कैसे हो रहा है? इतनी बड़ी मात्रा में पानी अचानक कैसे गायब हो सकता है? उसी समय दिल्ली के एक और कोने में एक मिस्टीरियस लड़की, जो हालात का जायजा ले रही थी, उसने इस परिवर्तन को महसूस किया। उसकी आंखें तारे भरे आकाश की तरफ उठ गईं, जहां से आरव अपनी शक्तियों को फैला रहा था। उसने कहा, ये कैसे हो रहा है? पूरी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके का पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और जगह जगह सूखा हो रहा है। उसकी आवाज़ में चिंता और कौतूहल दोनों थे। शहर के अलग अलग हिस्सों में कई और लोग भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। किसी के घर में बाढ़ का पानी अचानक गायब हो गया, तो किसी के ऑफिस की पार्किंग में जमा हुआ पानी सूखने लगा। आरव ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और जल्द ही दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी पूरी तरह से गायब हो गया। अब शहर की सड़कों पर पानी की एक भी बूंद नहीं थी। आरव ने अपनी ताकत को धीरे धीरे कम किया और एक शांत मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखा। यह आरव की ताकत का पहला प्रदर्शन था, जिसने पूरे शहर को चौंका दिया। अब ये देखना था कि आगे क्या होता है और कौन कौन इस रहस्यमयी घटना के पीछे के सच को जानने की कोशिश करता है। जैसे ही दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से बाढ़ का पानी गायब हुआ, ये खबर तेजी से पूरे शहर में फैल गई। कई जगहों पर लोग अपनी आंखों से इस चमत्कार को देख रहे थे और इस खबर ने तुरंत ही उच्च स्तर के अधिकारियों का ध्यान खींच लिया। दिल्ली के एक बड़े सरकारी भवन में आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी इमरजेंसी मीटिंग में जुटे थे। एक बड़ा स्क्रीन उनके सामने था, जिसमें शहर के अलग अलग हिस्सों से लाइव फीड दिखाई जा रही थी। पानी का स्तर अचानक से घटने की रिपोर्ट्स लगातार आ रही थीं और सभी अधिकारी बेहद हैरान थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ये कैसे संभव है? कुछ ही मिनटों में इतना पानी गायब हो गया, जबकि हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो ये कर सके। दूसरा अधिकारी बोला, ये किसी नेशनल लेवल के सुपरह्यूमन का काम हो सकता है।
हमें तुरंत जांच करनी होगी कि हमारे रजिस्टर में ऐसा कौन है जो इस तरह की शक्तियां रखता हो। इस बीच प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकारों के बीच भी यही चर्चा हो रही थी। एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा, हमारी सुरक्षा और आंतरिक मामलों की टीम को अलर्ट पर रखना होगा। अगर यह किसी सुपरह्यूमन का काम है तो हमें उससे संपर्क करना होगा। दिल्ली से दूर एक गुप्त स्थान पर स्थित एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में एक होलोग्राफिक मीटिंग चल रही थी। इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के चेहरे अंधेरे में धुंधले दिखाई दे रहे थे और उनके आसपास की पहचान छुपाने के लिए होलोग्राफिक डिस्प्ले का इस्तेमाल हो रहा था। एक आदमी, जो शायद इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख था, बड़े ध्यान से अपनी टीम की बात सुन रहा था। सामने खड़ा एक व्यक्ति जानकारी दे रहा था, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पानी अचानक से कम हो गया है। हमें पहले से सूचना थी कि इस इलाके में बाढ़ का पानी काफ़ी बढ़ गया है और हमें इसे नियंत्रित करने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन उससे पहले ही यह सब हो गया। ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने अपनी आवाज़ में गंभीरता लाते हुए कहा, ये कैसे हुआ? क्या ये किसी सुपरह्यूमन का काम है? क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि कोई नेशनल लेवल का सुपरह्यूमन इसमें शामिल है? सामने खड़ा व्यक्ति जवाब देता है, यह मुमकिन है। हमने इस तरह के शक्तिशाली सुपरह्यूमन्स के बारे में सुना है, लेकिन उनके पास इतनी क्षमता हो सकती है, इसका अंदाजा हमें भी नहीं था। हमें तुरंत अपनी टीम को वहां भेजना होगा और यह जानना होगा कि यह किसका काम है। मुखिया ने आदेश दिया, जाओ और पता लगाओ। हमें हर हाल में जानकारी चाहिए कि यह कैसे हुआ। अगर यह कोई सुपरह्यूमन है तो उसे हमारी नज़रों से दूर नहीं रहना चाहिए। इस गुप्त ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। उनके लिए ये घटना एक नई चुनौती बन गई थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहे थे, लेकिन उन सबके मन में सवाल थे। कौन था वह जिसने ये चमत्कार किया, और क्यों? आरव थकान से चूर छत से नीचे जाने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक से उसके सामने रेवंत प्रकट हो गया। उसकी उपस्थिति ने आरव को चौंका दिया, लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पाया। रेवंत ने झुकते हुए कहा, मालिक, मैंने रहस्यमयी मंदिर के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली है। आरव ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा और कहा, तो तुमने पता कर लिया? मुझे दिखाओ। रेवंत ने अपनी आंखें बंद की और कुछ ही क्षणों में आरव के दिमाग में सारी मेमोरी ट्रांसफर कर दी। ये लीजिए मालिक, रेवंत ने कहा, अब सारी जानकारी आपके पास है। आरव ने अपना सिर हिलाया और कुछ पल के लिए मंदिर की यादों में खो गया। लेकिन तभी उसे याद आया कि सेलिना के बारे में भी जानकारी चाहिए थी। उसने रेवंत से पूछा, सेलिना के बारे में कुछ पता चला? रेवंत ने थोड़ी मायूसी से जवाब दिया, नहीं मालिक, मैं अभी तक उसे नहीं ढूंढ पाया हूँ। लेकिन इतना तो साफ है कि वह पृथ्वी पर नहीं है। मैंने पूरे ग्रह की तलाशी ली है। आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन वह पृथ्वी पर ही हो सकती है, कुछ ऐसा जो हम अभी तक समझ नहीं पाए। रेवंत ने कुछ सोचते हुए कहा, शायद वह किसी अलग ही डायमेंशन में रह रही हो। एक स्पेस क्रिएट करके जो पृथ्वी से जुड़ा हो लेकिन अलग हो। मुझे लगता है कि मुझे अलग अलग डायमेंशन और मिनी वर्ल्ड्स में उसे ढूंढना होगा। आरव ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन रेवंत को वहां रुके हुए देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम जाग क्यों नहीं रहे? रेवंत ने धीरे से कहा, मालिक, मेरी अधिकतम शक्तियां कैद कर रखी हैं, जिनमें मेरी स्पेस की शक्ति भी शामिल है। अगर आप मुझे वो वापस नहीं देंगे तो मैं अलग अलग डायमेंशन में ट्रैवल नहीं कर सकता हूं और ना ही किसी मिनी वर्ल्ड में जा सकता हूं। आरव ने कुछ देर तक उसकी बात सुनी और फिर उसने अपनी उंगलियों को उस पर रखा और तुरंत रेवंत की स्पेस की शक्तियों को बहाल कर दिया। लो, तुम्हारी शक्तियां वापस मिल गईं। अब तुम जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, इन पावर्स का गलत इस्तेमाल मत करना, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। रेवंत ने सिर झुकाया, जैसा आप कहें मालिक, मैं पूरी सावधानी से काम करूंगा। रेवंत जैसे ही जाने को मुड़ा, आरव ने उसे रोकते हुए कहा, एक बात और सुनो, जब भी तुम किसी से मिलो और खुद को इंट्रोड्यूस करो तो गलती से भी यह मत बताना कि तुम कहाँ से आए हो। पिछली बार तुमने गलती कर दी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी अपनी असली पहचान या हमारे संबंधों के बारे में ज़्यादा जानकारी मत देना। समझ गए? रेवंत ने सिर हिलाकर सहमति जताई, जी मालिक, मैं इस बार पूरी सावधानी बरतूंगा। आरव ने उसे एक आखिरी बार चेतावनी दी, ठीक है, अब तुम जाओ और सेलिना को ढूंढो। उसे जितनी जल्दी हो सके लेकर आओ। रेवंत ने फिर से झुककर प्रणाम किया और अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वहां से गायब हो गया। रेवंत के जाने के बाद आरव ने कुछ पल राहत की सांस ली।
लेकिन जल्द ही उसका ध्यान मंदिर की उन यादों पर गया जो अभी अभी उसके दिमाग में आई थीं। उसने अपने आप को उन यादों में डूबने दिया और धीरे धीरे उन रहस्यों को समझने की कोशिश की जो मंदिर के बारे में उसे पता चली थीं। आरव की आंखों में एक हल्की चमक आई जब उसने देखा कि यह मंदिर कितना महत्वपूर्ण था। उसे एहसास हुआ कि अब इस मंदिर का दौरा करना आवश्यक हो गया था। उसने मन ही मन सोचा, तो ऐसी बात है, लगता है इस मंदिर पर जाना ही पड़ेगा। आरव छत से नीचे उतरने लगता है, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बार चारों ओर नजर डालता है। जहां पहले पानी का सैलाब था, अब वह जगह पूरी तरह सूख चुकी थी। हर तरफ कीचड़, गंदगी और तबाही के निशान भी गायब हो चुके थे। आरव आसमान की ओर देखता है, जहां लाखों तारे टिमटिमा रहे थे, मानो उसकी मेहनत का साक्षी बनकर चमक रहे हों। वह एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, चलो अब थोड़ा आराम कर लिया जाए, सुबह कॉलेज भी जाना है। वह धीरे धीरे छत से नीचे उतरता है और अपने कमरे की ओर बढ़ता है। जब वह कमरे में प्रवेश करता है तो देखता है कि एलिना अभी भी उन खिलौनों के साथ खेल रही है जो उसने उसके लिए बनाए थे। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन वह सख्ती से कहता है, अब बस भी करो एलिना, सोने का समय हो गया है। एलिना, जो उन खिलौनों से पूरी तरह मगन थी, ने शिकायत भरे लहजे में कहा, नहीं, मुझे और खेलना है। मुझे नहीं पता था कि ये खिलौने इतने मज़ेदार हैं। आरव खिलौनों की ओर देखते हुए बिना कोई प्रतिक्रिया दिए कहता है, चलो तुम तीनों वापस बॉल में बदल जाओ। उसके कहते ही खिलौने धीरे धीरे चमकते हुए फिर से बॉलर्स में तब्दील हो जाते हैं। एलिना गुस्से में मुंह फुला लेती है, नहीं, मुझे और खेलना था। आरव उसकी शिकायतों पर ध्यान दिए बिना बेड पर लेट जाता है। एलिना, जो नन्ही छोटी स्पिरिट थी, अपने नन्हे नन्हे हाथों से आरव को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नन्ही ताकत से आरव को कोई दर्द महसूस नहीं होता। वह बस उसकी मासूमियत पर हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता रहता है। जब एलिना को एहसास होता है कि उसकी मार का कोई असर नहीं हो रहा है, तो वह नाराज होकर मुंह फुला लेती है और साइड में जाकर बैठ जाती है। तुम बहुत बुरे हो, आरव, वह गुस्से में बुदबुदाती है। आरव उसकी नाराजगी को सुनता तो है, लेकिन उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना आराम से आंखें बंद कर लेता है। एलिना की मासूमियत उसे प्यारी लगती है, लेकिन वह जानता है कि अभी आराम करना जरूरी है। कमरे में हल्की शांति फैल जाती है, बस एलिना की हल्की हल्की शिकायतों की आवाज़ के बीच आरव धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ जाता है। आरव की आंखें धीरे धीरे बंद हो चुकी थीं और वह गहरी नींद में डूब चुका था। उसके पास ही एलिना मुंह फुलाए अपने गुस्से और नाराजगी में बैठी थी। उसकी शिकायतें अब धीरे धीरे बंद हो गई थीं, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी बरकरार था। वह देख रही थी कि आरव कैसे बेफिक्र होकर सो रहा है, जबकि उसने उसके खेल के मजे को खत्म कर दिया था। एलिना ने अपनी नाराजगी को शांत करने की कोशिश की और उसने फैसला किया कि वह अपने असली रूप में आकर आरव को सबक सिखाएगी। उसने अपनी शक्ति को इकट्ठा करने का प्रयास किया। उसकी छोटी सी आकृति से एक तेज रोशनी निकलने लगी, जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था और उसका शरीर धीरे धीरे चमकने लगा, मानो कोई विशाल शक्ति उसके अंदर से उभर रही हो। लेकिन अचानक वह प्रकाश रुक गया और एलिना की कोशिशें बेकार हो गईं। उसकी चमकती हुई आकृति टूटकर बिखर गई और वह खुद ही बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में निराशा थी और उसने थकी हुई आवाज में खुद से कहा, मैं फिर से फेल हो गई। मेरी सारी शक्तियां अभी तक वापस नहीं आई हैं। उसकी थकान और निराशा उसे धीरे धीरे गहरी नींद की ओर खींचने लगी। एलिना की नाराजगी अब उसकी थकान में बदल चुकी थी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। सोने से पहले उसने मन में कहा, एक बार जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, तब मैं आरव को दिखाऊंगी कि मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ेगा। वह सोचते सोचते सो गई। उसकी मासूमियत और शक्ति के बीच एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी। उधर आरव को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके किए गए इस कांड से पूरे दिल्ली शहर और देश भर में हलचल मच चुकी थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर कैसे अचानक से पानी का स्तर घट गया। सरकार, गुप्त संगठन और सुपरह्यूमन्स सबके बीच बेचैनी थी। कई जगहों पर टीमों को भेजा गया था ताकि इस रहस्यमयी घटना का सुराग मिल सके। हर कोई उस अज्ञात शक्ति को ढूंढने में लगा था। इस बीच रायचंद विला के ऊपर गहरी चुप्पी छाई हुई थी। अचानक एक हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट ने इस सन्नाटे को तोड़ दिया। विला के बगीचे में हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और उसकी चमकती हुई रोशनी ने पूरे क्षेत्र को उजागर कर दिया। हेलीकॉप्टर के दरवाजे खुलते ही अंदर से एक साया धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी चाल में एक अलग ही ठहराव और आत्मविश्वास था।
जैसे ही वह व्यक्ति जमीन पर उतरा, उसके चारों ओर खड़े सभी गार्ड्स ने एक साथ सिर झुका लिया। विला के बाकी कर्मचारी भी वहां आकर उसके सामने झुक गए, मानो उसकी मौजूदगी से ही सब पर एक अलग तरह का सम्मान और डर छा गया हो। उस व्यक्ति ने चारों ओर एक नज़र डाली और फिर बिना किसी हड़बड़ी के विला की ओर कदम बढ़ाने लगा। उसके हर कदम के साथ सभी लोग उसके आगे पीछे खड़े होकर झुकते जा रहे थे। किसी ने भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं की। उसकी उपस्थिति से ही ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत है। वह व्यक्ति धीरे धीरे विला के अंदर की ओर बढ़ता गया और हर किसी ने सिर्फ उसे देखते हुए, सिर झुकाए हुए अपनी जगह पर खड़े रहने का फैसला किया। उसकी पहचान और मकसद अभी भी एक रहस्य बना हुआ था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने स्पष्ट कर दिया था कि उसका यहाँ आना किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। अंधेरे में डूबी हुई रायचंद विला के अंदर वह व्यक्ति धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ हॉल में दाखिल होता है। घर की भव्यता और ठाट बाट उसकी पहचान से मेल खाती थी। जैसे ही वह मुख्य हॉल में प्रवेश करता है, वहाँ का माहौल उसकी उपस्थिति से और भी गंभीर हो जाता है। हॉल के एक किनारे पर कुछ कर्मचारी पहले से ही खड़े थे, सिर झुकाए हुए उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने हाथ के एक इशारे से उन्हें संकेत दिया कि वे अपने काम पर लौट जाएं। उसके चेहरे पर गंभीरता थी जो उसकी जिम्मेदारियों और उसके व्यक्तित्व की गंभीरता को दर्शा रही थी। उसे वहां आए कुछ ही समय बीता था कि सीढ़ियों से नीचे उतरती राधिका नजर आई। उसकी उपस्थिति ने उस गंभीर माहौल को थोड़ी सी नरमी दी। राधिका की आंखों में चिंता थी और उसकी चाल से साफ पता चलता था कि वह बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह पास पहुंची, उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने पति का स्वागत किया। तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसने धीमे स्वर में कहा। वह व्यक्ति, जिसे अब राधिका के पति के रूप में पहचाना जा सकता था, उसकी ओर बढ़ा और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। मैं जानता हूं, उसने भी उतने ही शांत स्वर में जवाब दिया। तूफान और बाढ़ ने काफी नुकसान किया, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। राधिका ने एक लंबी सांस ली। सब लोग सही सलामत हैं। बस मैं तुम्हारे बारे में चिंतित थी। इतने समय से तुम घर नहीं आए थे और सोनाली भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। उसने धीरे से राधिका के बालों को सहलाया और कहा, मैं भी तुम दोनों को मिस कर रहा था, लेकिन काम की वजह से रुकना पड़ा। देश में हालात गंभीर थे और हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना था। राधिका ने उसकी आंखों में झांका, उसकी चिंता को समझते हुए। तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो, पहले कुछ समय के लिए आराम करो, फिर सुबह सब बातें करेंगे। वह व्यक्ति हल्के से मुस्कुराया। हाँ, लेकिन सोनाली कैसी है? उसने कुछ पूछा मेरे बारे में। राधिका ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, वह बहुत बेचैन थी, लेकिन अब सो रही है। सुबह उससे मिल लेना। उसने एक बार फिर से चारों ओर नजर डाली, मानो घर के हर कोने को अपनी आंखों में समेट रहा हो। यह अच्छा है कि सब सही हैं, लेकिन हमें अब और सतर्क रहना होगा। आने वाले समय में और भी चुनौतियां आ सकती हैं। राधिका ने हामी भरी। हम सब मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। अब चलो, थोड़ा आराम करो। वह व्यक्ति हल्के कदमों से राधिका के साथ चलता हुआ सीढ़ियों की ओर बढ़ा। दोनों की चाल में एक सहजता थी, मानो उनके बीच कुछ भी अनकहा न रहा हो। घर के ऊपर छाए बादलों के बीच दोनों की बातें एक अजीब से सुकून और सुकून भरे पल में घुलती चली गईं। वह व्यक्ति और राधिका धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर बढ़े। घर के अंदर की शांति और ठंडी हवा ने उनके दिलों में सुकून भर दिया था। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने राधिका का हाथ थाम लिया, एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका और फिर दरवाजा खोलते हुए अंदर चले गए। कमरे की नर्म रोशनी और आरामदायक माहौल ने उनकी थकान को और भी हल्का कर दिया। दोनों बिना एक शब्द कहे साथ में बिस्तर पर लेट गए और जल्दी ही सुकून की नींद में डूब गए। सोनाली का कमरा रायचंद विला के ऊपरी हिस्से में स्थित था, जो एक आलीशान और भव्य विंग में था। ये कमरा किसी शाही महल की तरह था, जहां हर चीज की बारीकी से देखभाल की गई थी। कमरे के मध्य में एक बड़ा चारपाईदार पलंग था, जिस पर रेशमी चादरें और मुलायम तकिए करीने से सजाए गए थे। पलंग के चारों ओर बिखरी हल्की सुनहरी रोशनी कमरे में एक शांत और शाही एहसास ला रही थी। कमरे की एक दीवार पर एक बड़ा शीशा लगा हुआ था, जिसके सामने एक खूबसूरत सजावटी मेज थी। इस मेज पर उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन और महंगे परफ्यूम्स सजे हुए थे, जो सोनाली की सुरुचि और क्लास का परिचय देते थे। कमरे के एक कोने में महंगे लकड़ी से बने वार्डरोब में दर्जनों डिजाइनर कपड़े टंगे हुए थे, जो सोनाली के उच्च जीवन स्तर को दर्शा रहे थे।
वार्डरोब के पास एक छोटा सा सोफा सेट भी रखा था, जहां सोनाली अक्सर बैठकर अपनी गहरी सोच में खो जाती थी। कमरे की दूसरी ओर एक बड़ी खिड़की थी, जो बाहर के खूबसूरत बगीचे और स्विमिंग पूल का अद्भुत नज़ारा दिखाती थी। खिड़की के पास ही एक बालकनी थी, जहां से सुबह की ताजगी भरी हवा आती थी। इस बालकनी में फूलों के गमले सजे हुए थे, जिनसे सुबह की हल्की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती थी। बालकनी में एक छोटा सा काउच और टेबल भी था, जहां सोनाली अक्सर अपनी सुबह की चाय या कॉफ़ी का आनंद लिया करती थी। इस आलीशान माहौल के बावजूद सोनाली का मन कुछ उलझा हुआ था। जब वह सुबह उठी तो उसकी आंखें सूजी और लाल थीं, कल रात के आंसुओं का निशान उसकी नाजुक त्वचा पर साफ झलक रहा था। वह पलंग के किनारे बैठकर कुछ देर के लिए अपने चारों ओर की शांति में खो गई। उसके मन में कल रात की बातों का प्रभाव अभी भी बना हुआ था, जिससे उसका दिल भारी हो गया था। वह धीरे धीरे उठी और कमरे के कोने में लगे बड़े शीशे के सामने खड़ी हो गई। अपनी सूजी हुई आंखों को देख उसने हल्की चिंता के साथ खुद को निहारा। क्या आरव मेरी इस हालत को देख पाएगा? ये सोचते हुए उसने अपने बालों को अपनी उंगलियों से पीछे किया और फिर बाथरूम की ओर बढ़ी। बाथरूम भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस था। इसमें एक बड़ा वॉक इन शॉवर और संगमरमर का बना बाथटब था, जिसमें दीवारों पर हल्की और आरामदायक रोशनी फैली हुई थी। जब सोनाली ने गर्म पानी के नीचे खड़े होकर स्नान किया तो उसकी सारी उलझनें और चिंताएं मानो उस पानी के साथ बह गईं। स्नान के बाद ताजगी का एहसास उसके चेहरे पर लौट आया, लेकिन आंखों की सूजन अब भी बनी हुई थी। स्नान के बाद वह तौलिया लपेटे हुए अपने वार्डरोब की ओर गई। वार्डरोब में उसके सामने खूबसूरत और महंगे कपड़ों की भरमार थी, लेकिन आज उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी। उसने एक एक ड्रेस को उठाया, खुद पर रख कर देखा, फिर वापस रख दिया। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, क्या आरव को ये पसंद आएगा? ये सवाल बार बार उसके मन में गूंज रहा था। वह अपनी पसंद और आरव की पसंद के बीच झूल रही थी। अंत में उसने एक हल्की गुलाबी रंग की ड्रेस चुनी, जो उसकी मासूमियत और शान को और भी निखार रही थी। उसने ड्रेस पहनकर शीशे में खुद को देखा, अपने बालों को ठीक किया और एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ गई। आरव को ये पसंद आएगा, उसने खुद से कहा। फिर उसने अपना बैग उठाया और बालकनी की ओर एक आखिरी नज़र डाली, जहां से सुबह की ठंडी हवा उसे छूकर जा रही थी। लेकिन उसके मन में अभी भी एक हल्की चिंता बनी हुई थी कि आरव उसके बारे में क्या सोचेगा। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी, उसके कदम रुक गए। उसने अपने मन को स्थिर किया और सोचने लगी, इतिहास का ये बोझ कब तक मेरे दिल पर रहेगा? क्या मैं आरव को अपने दिल की बात कभी बता पाऊंगी? फिर वह एक गहरी सांस लेते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी, अपने कॉलेज के लिए रवाना होने के लिए। लेकिन हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। आरव के साथ होने वाली हर मुलाकात अब उसके लिए एक नया संघर्ष बन गई थी, और वह इस संघर्ष में खुद को मजबूत बनाने के लिए तैयार हो रही थी। सोनाली धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उसकी नज़रें पूरे घर में घूम रही थीं। रायचंद विला की आलीशान सजावट और चमक दमक उसके मन को हल्का कर रही थी। नीचे उतरते समय उसकी नज़र सोफे पर बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी, जो आराम से टीवी देख रहा था और साथ में चाय का आनंद ले रहा था। जैसे ही उसने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई और खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। वह तेजी से सीढ़ियां उतरकर उस व्यक्ति की ओर दौड़ी और उसे जोर से गले लगा लिया। पापा आप आ गए, सोनाली की आवाज़ में खुशी साफ झलक रही थी। वह व्यक्ति जिसे सोनाली ने गले लगाया था, रायचंद परिवार के मुखिया विशाल रायचंद थे। विशाल रायचंद एक प्रभावशाली और धनी व्यापारी, जो न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने व्यवसाय की वजह से जाने जाते थे। रायचंद परिवार का व्यवसाय विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ था, जिसमें रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी और होटल इंडस्ट्री शामिल थे। उनका नाम बिजनेस की दुनिया में एक प्रमुख और विश्वसनीय नाम था और उनकी कंपनी लगातार उन्नति कर रही थी। सोनाली ने शिकायत भरे लहजे में कहा, कल मैंने आपको फ़ोन किया था और आपने कहा था कि आप ऑफिस में फंसे हुए हैं। तो आप उस समय क्यों नहीं आ गए? विशाल ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा उस समय बहुत तेज हवाएं और बारिश हो रही थी। हेलीकॉप्टर भी नहीं चल रहा था। कैसे आ जाता? सोनाली ने थोड़ा और नाराज़गी भरे स्वर में कहा, मुझे पता है, लेकिन आपको देखे हुए भी तो कितने दिन हो गए थे। आप जब देखो बाहर चले जाते हैं, कभी कभी घर में भी रहना चाहिए। जब मुझे पता चला कि आप ऑफिस में फंसे हुए हैं, तो मुझे और भी चिंता हो रही थी। विशाल ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन ये सब काम की मजबूरी है। अब मैं आ गया हूँ और अब तुम्हारे साथ पूरा समय बिताऊंगा।
सोनाली के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ सवाल थे। उसने अपने पापा के साथ बैठकर उनसे कुछ और बातें करने का फैसला किया। सोनाली ने अपने पिता विशाल रायचंद से शिकायत भरे स्वर में पूछा, पापा, आप हमेशा इतने जल्दी में क्यों रहते हैं? हमारा बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है, अब तो आपको आराम कर लेना चाहिए। बाकी सब लोग हैंडल कर लेंगे, आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? विशाल ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे पता है कि हमारा बिजनेस बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमें अपनी पहचान बनानी है। हमें इस दुनिया में टॉप पर पहुंचना है, और जब तक ये मकाम हासिल नहीं होता, तब तक चैन से नहीं बैठ सकता। सोनाली को अपने पिता की चिंता और जुनून तो समझ में आता था, लेकिन उसका दिल बस यही चाहता था कि उसके पापा उसके साथ और उसकी फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिताएं। जब से बिजनेस बड़ा हुआ है, उसकी फैमिली जैसे बिखर सी गई थी। हर कोई अपने अपने काम में इतना बिजी था कि किसी को भी घर आने की फुर्सत नहीं मिलती थी। सोनाली का मन करता था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जब उनका परिवार एक साथ ज़्यादा समय बिताता था। कुछ देर चुप रहने के बाद सोनाली ने धीरे से कहा, पापा, मुझे बस यही चाहिए कि आप हमारे साथ ज़्यादा समय बिताएं। परिवार का कोई भी सदस्य हो, सब बिजी रहते हैं। घर पर किसी को भी एक साथ देखे हुए काफ़ी वक्त हो गया है। विशाल ने उसकी चिंता को समझते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, उन्होंने अचानक ही एक और गंभीर विषय उठाया, सोनाली, अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हारी शादी के बारे में भी सोचने का वक्त आ गया है। सोनाली को अपने पिता की यह बात सुनकर हल्की चिंता हुई। वह इस टॉपिक से बचने की कोशिश करते हुए जल्दी से बोली, पापा, मुझे अभी कॉलेज के लिए निकलना है। क्लासेस शुरू होने वाली हैं और मुझे देर हो रही है। ये कहते हुए सोनाली ने जल्दी से अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसके पापा ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। सोनाली के दिल में अपने पिता से बहुत कुछ कहने की इच्छा थी, लेकिन शादी की बात ने उसे असहज कर दिया था। वह बस ये सोच रही थी कि कैसे इस विषय से बचा जाए और अपने दिन को सामान्य तरीके से शुरू किया जाए। दरवाजे से बाहर निकलते हुए सोनाली ने एक आखिरी बार अपने पिता की ओर देखा, फिर जल्दी से घर से बाहर चली गई, लेकिन उसके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल और चिंताएं थीं। सोनाली घर से बाहर कदम रखते हुए मन ही मन बहुत कुछ सोच रही थी। उसकी आंखों में चिंता और चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट साफ झलक रही थी। सुबह की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके विचारों के तूफान के आगे ये धूप भी फीकी पड़ रही थी। वह जानती थी कि घर में फिर से वही पुराना मुद्दा उठ खड़ा हुआ था, उसकी शादी। उसके पापा ने पहले ही तय कर लिया था कि वह किससे शादी करेगी, और ये बात सोनाली को अंदर से खाए जा रही थी। क्या उन्हें मेरी पसंद नापसंद की कोई परवाह नहीं है? उसने अपने आप से सवाल किया। वह अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन इस एक मामले में वे उसे बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे, जिस वजह से पिछले कुछ दिन कॉलेज नहीं जा पाई थी। हर बार जब भी यह बात उठती, उसे लगता कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाए, लेकिन वह जानती थी कि भागना समस्या का समाधान नहीं है। इस बार उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वह सही समय पर अपने पापा से आरव के बारे में बात करेगी। लेकिन कैसे? ये सोचकर उसके कदम खुद ब खुद धीमे पड़ गए। सोनाली के मन में ये ख्याल बार बार आ रहा था कि उसे जल्दी से जल्दी आरव को ढूंढना होगा। उसे अपने परिवार के सामने आरव के बारे में बताना था, और यही उसका सबसे बड़ा डर भी था। अगर पापा ने मना कर दिया तो? ये सोचकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी शिकन उभर आई। वह ऐसे ही विचारों में खोई हुई थी कि अचानक ड्राइवर की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। मैडम, आप पैदल ही चली जा रही हैं, गाड़ी में बैठ जाए, ड्राइवर ने विनम्रता से कहा। सोनाली ने अपने विचारों को झटका और गाड़ी की ओर बढ़ी। गाड़ी में बैठने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। उसे उस व्यक्ति पर भी गुस्सा आ रहा था जिसने यह शादी का प्रस्ताव घर पर लाया था। कैसे सोच लिया तुमने कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? रुको, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी, वह मन ही मन बुदबुदाई। उसकी आंखों में गुस्से की एक झलक साफ दिखाई दे रही थी। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए सोनाली ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। वह जानती थी कि उसे जल्द से जल्द आरव को ढूंढना होगा और अपने पापा से इस बारे में बात करनी होगी, लेकिन उसे ये भी समझ में आ रहा था कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। सड़क के किनारे पेड़ की पत्तियां हवा में हिल रही थीं, लेकिन सोनाली का मन अंदर ही अंदर हिल रहा था। उसे यह एहसास हो रहा था कि इस मुद्दे को हल्के में लेना अब मुमकिन नहीं था। उसे अपने पापा से बात करनी ही होगी, चाहे जो भी हो।
गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन सोनाली का मन बार बार उस बात पर ही अटका हुआ था। उसे यह पता था कि उसके पापा उसकी खुशी चाहते हैं, लेकिन वह ये भी जानती थी कि इस बार उसे अपने हक के लिए लड़ना होगा। मुझे आरव से बात करनी ही होगी और पापा को उसके बारे में बताना होगा, वह खुद से वादा करते हुए गाड़ी में पीछे की ओर झुक गई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद और एक नई दृढ़ता। गाड़ी अब कॉलेज के रास्ते पर थी, लेकिन सोनाली के मन में एक नई राह खुल रही थी, अपने भविष्य की राह, जिसे वह खुद चुनना चाहती थी। आरव के घर का माहौल सुबह की हल्की धूप से जगमगा रहा था। ये घर बड़ा, पुराना, लेकिन बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया हुआ था। खिड़कियों से छनकर आती धूप ने घर के अंदरूनी हिस्से को एक अद्भुत आभा से भर दिया था। रसोई घर से ताजगी भरी चाय और नाश्ते की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। आरव की भाभी साक्षी रसोई में खड़ी होकर सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी। उसने लाल रंग की सूती साड़ी पहन रखी थी और उसकी हल्की मुस्कान इस बात की गवाह थी कि वह अपने परिवार के लिए खाना बनाने में कितना आनंद महसूस करती है। साक्षी ने टेबल पर गर्म पराठे, ताजे मक्खन और चाय की ट्रे सजाए और फिर घर के अन्य सदस्यों को बुलाने की तैयारी करने लगी। इस बीच घर के बाकी सदस्य जाग चुके थे, सिवाय आरव और उसके भाई बहन के, जो अभी भी अपने अपने कमरों में सो रहे थे। साक्षी की सास, जो एक समझदार और जिम्मेदार महिला थी, रसोई में आई और मुस्कुराते हुए बोली, साक्षी, अदिति और रोहन को मैं जगा देती हूँ। तुम जाकर आरव को जगा दो। साक्षी ने सहमति में सिर हिलाया और अपने हाथ से आटा साफ करते हुए जवाब दिया, जी मम्मी जी, मैं अभी आरव को उठाने जा रही हूँ। आरव का कमरा ऊपर की मंजिल पर था। साक्षी ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सोचा कि आरव को जगाना हमेशा एक चुनौती भरा काम होता है। वह जानते हुए भी कि उसे जल्दी उठना चाहिए, अक्सर देर तक सोता रहता था। जब वह आरव के कमरे के दरवाजे के पास पहुंची, तो उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब न मिलने पर उसने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर झांका। कमरे में हल्का अंधेरा था और आरव अभी भी बिस्तर पर आराम से सो रहा था। उसकी चादर आधी उसके ऊपर और आधी बिस्तर से लटक रही थी। साक्षी ने धीरे से कमरे के अंदर कदम रखा और आरव के पास जाकर उसके कंधे को हल्के से हिलाते हुए बोली, आरव उठो, सुबह हो गई है। नाश्ता तैयार है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आरव ने पहले तो करवट बदली और थोड़ा कुनमुना कर वापस सोने की कोशिश की। साक्षी मुस्कुराई और फिर से उसके कंधे को हिलाते हुए बोली, आरव उठ जाओ, आज कॉलेज भी जाना है। इस बार आरव की आंखें थोड़ी सी खुलीं और वह आलस्य भरी आवाज में बोला, भाभी 5 मिनट और सोने दो प्लीज। साक्षी ने प्यार से उसकी ओर देखा और बोली, नहीं आरव, अब उठ जाओ। अगर तुमने देर कर दी तो तुम फिर से लेट हो जाओगे। और हाँ, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आरव ने आखिरकार आंखें पूरी तरह खोली और भाभी की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराया। उसने अपनी आंखों को मलते हुए कहा, ठीक है भाभी, मैं उठ रहा हूँ। साक्षी आरव की मुस्कुराहट देखकर खुद भी हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। नाश्ता भी तैयार है। इतना कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही साक्षी मुड़ती है, आरव तुरंत कंबल को अपने ऊपर खींचकर ढक लेता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, आज कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। फिर वह वापस सोने की कोशिश करता है। साक्षी दरवाजे पर ही रुक जाती है और हैरानी से पीछे मुड़कर देखती है। उसने सोचा कि यह लड़का सच में उसे थका देगा। वह धीरे धीरे मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, लेकिन अब तुमने ही मुझे मजबूर किया है। मैं तो तुम्हें प्यार से और शांति से कॉलेज के लिए उठाना चाहती थी, लेकिन लगता है कि तुम बिना किसी शर्त के मानने वाले नहीं हो। इसके बाद साक्षी ने एक शरारती योजना बनाई। वह चुपचाप कमरे के कोने में रखी मेज से आरव का फ़ोन उठाती है और उसकी तस्वीर खींचने के लिए तैयार हो जाती है। साक्षी की नज़रें शरारत भरी मुस्कान से चमक उठती हैं, लेकिन तस्वीर खींचने के बजाय उसे अचानक एक और खुराफात सूझती है। साक्षी धीमे कदमों से वापस आरव के बिस्तर के पास जाती है, जहां वह कंबल के नीचे छिपा हुआ था। वह बिना किसी हिचक के अचानक बिस्तर पर चढ़ जाती है और मज़े से आरव के ऊपर बैठ जाती है। आरव हड़बड़ाकर चौंक जाता है और कहता है, भाभी, आप क्या कर रही हैं? साक्षी हंसते हुए कहती है, अब तुम्हें उठने के अलावा और कोई चारा नहीं है, समझे? मैंने प्यार से जगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब तुम नहीं माने तो मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। अब जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। पर आरव अपनी आदत से मजबूर होकर कहता है, नहीं भाभी, आज मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, और फिर से कंबल को अपने ऊपर ढक लेता है।
साक्षी ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है, ये लड़का भी ना सच में मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। साक्षी के चेहरे पर हल्की सी परेशानी और शरारत दोनों झलकती हैं और वह गंभीर स्वर में कहती है, अब तुमने मुझे मजबूर किया है, आरव। वह धीरे धीरे आरव के पास जाती है और कंबल हटाकर उसके कान के पास झुकते हुए धीमी आवाज में कहती है, आरव, तुम्हें कल रात की शर्त याद है ना? अगर तुम आज कॉलेज नहीं गए तो पूरा दिन मेरे साथ बिताना होगा। आरव जैसे ही यह बात सुनता है, उसकी आंखें एकदम चौकन्नी हो जाती हैं। वह झटके से उठ बैठता है, जिससे साक्षी का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे बेड पर गिर जाती है। आरव बिना समय बर्बाद किए बाथरूम की तरफ भागता है और दरवाजे से ही चिल्लाता है, मुझे कॉलेज जाना है, मैं अभी तैयार होता हूँ। इस हड़बड़ी में जब आरव उठा था तो उसकी भाभी साक्षी बिस्तर पर गिर गई थी और उसकी कोहनी में हल्की सी चोट लग गई थी। साक्षी दर्द के हल्के झटके को महसूस करते हुए भी मुस्कुराती है और सोचती है, ये लड़का हमेशा मेरी शरारतों में फंस जाता है, लेकिन चोट लगने की उम्मीद नहीं थी। वह बिस्तर पर से उठकर धीरे धीरे अपनी कोहनी सहलाती है और खुद से कहती है, चलो अब तो उठ ही गया। फिर वह मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर जाती है, ये सोचते हुए कि आरव की हरकतों में चाहे जितनी भी शरारत हो, उसका दिन हमेशा इन हंसी मजाक में ही बीतता है। आरव नहाते हुए सोच रहा था, अच्छा हुआ भाभी ने शर्त के बारे में मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। अगर आज कॉलेज नहीं जाता तो उनके साथ पूरा दिन बिताना पड़ता और उनके साथ 1 घंटा बिताना ही मुश्किल होता है, पूरा दिन कैसे निकालता। आरव ने जल्दी जल्दी नहाकर खुद को तैयार किया। जैसे ही उसने घड़ी देखी, उसे लगा कि कहीं देर न हो जाए। उसने अपना बस्ता उठाया और कमरे से बाहर निकलते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह नीचे आया, उसने देखा कि नाश्ता टेबल पर सजा हुआ है, गर्म गर्म पराठे, मक्खन, अचार और साक्षी द्वारा बनाई गई अदरक वाली चाय। टेबल के पास ही साक्षी खड़ी थी, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसके आंखों में हल्की चिंता की लकीर भी दिख रही थी। आरव ने उसे नज़रअंदाज करते हुए जल्दी से टेबल पर बैठकर नाश्ता करना शुरू कर दिया। वह पराठे के टुकड़े को जल्दी जल्दी मुंह में डाल रहा था, मानो उसे कोई ट्रेन पकड़नी हो। साक्षी ने उसे ध्यान से देखा और उसके मन में एक सवाल उभरा, क्या सच में आरव मेरे साथ समय नहीं बिताना चाहता? क्या मैं उसे इतनी बुरी लगती हूँ? वह खुद को रोक नहीं पाए और धीरे से बोली, आरव, क्या तुम्हें मेरे साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगता? आरव, जो अभी पराठे का एक बड़ा टुकड़ा चबा रहा था, थोड़ा चौंकते हुए बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। आप मुझे हमेशा परेशान करती रहती हैं, इस चक्कर में मैं क्या करूं? साक्षी ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, और तुम क्यों नहीं करते मुझे परेशान? आरव ने एक पल के लिए रुककर कहा, आप मौका तो दीजिए, पहले देती ही नहीं हैं। और दूसरी बात, आप मुझे इतना मत चिपकाया करिए। मजाक में जानता हूँ करती हैं, लेकिन क्या पता अगर कोई देख ले तो क्या कहेगा? साक्षी ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। मुझे तुम्हें परेशान करने में मजा आता है और तुम इतने आसानी से परेशान नहीं होते जब तक कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें न करूं। आरव ने साक्षी की बातों को सुनकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन फिर अचानक उसकी नज़र साक्षी की ओर गई और उसने देखा कि साक्षी थोड़ी गंभीर लग रही थी। शायद उसकी बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। आरव ने सोचा कि भाभी को खुश करने के लिए कुछ कहना चाहिए। भाभी, उसने कहा, आपको पता है, आप तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। आप ही तो मुझे समझती हैं और मेरी हर शरारत को माफ़ भी कर देती हैं। साक्षी ने ये सुनकर हंसते हुए कहा, हाँ, और इसलिए तो मैं तुम्हें बार बार उठाने आती हूँ। मुझे तुम्हारी शरारतों में भी मज़ा आता है। आरव ने नाश्ता खत्म करते हुए कहा, ठीक है भाभी, अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ। लेकिन यह मत सोचना कि मैं आपके साथ समय बिताना नहीं चाहता। बस थोड़ा कॉलेज का दबाव रहता है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी भागता हूँ। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन याद रखना, अगले वीकेंड पर तुम्हारा पूरा दिन मेरे साथ है। और अगर तुम भागने की कोशिश की तो इस बार मैं तुम्हारी कोई बहाना नहीं मानूंगी। आरव ने मजाकिया अंदाज में कहा, ठीक है भाभी, इस बार मैं वादा करता हूं कि पूरा दिन आपके साथ रहूंगा। फिर आरव ने पूछा, भैया और पापा कहाँ हैं? साक्षी ने जवाब दिया, वो आ गए हैं और अभी सो रहे हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। जैसे ही आरव बस्ता लेकर बाहर जाने लगा, साक्षी ने उसे हल्की चपत मारते हुए कहा, चलो अब लेट हो रहे हो। और हाँ, शाम को जल्दी घर आना, मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाऊंगी।
आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर भाभी, आज जल्दी आऊंगा। और वह घर से बाहर निकल गया। साक्षी ने उसकी पीठ पर एक नज़र डाली और फिर खुद से ही बुदबुदाई, ये लड़का भी ना, कितना शरारती है, लेकिन दिल का कितना अच्छा है। इसके बाद वह नाश्ते के बर्तन समेटने में लग गई, मन ही मन सोच रही थी कि शाम को क्या खास बनाना चाहिए जिससे आरव खुश हो जाए। साक्षी अपने काम में फिर से व्यस्त हो गई, लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसे आरव से एक सवाल पूछना था जिसका जवाब वह अभी तक नहीं ले पाई थी। वह सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा तो आरव तब तक जा चुका था। आरव बाहर निकलते ही चारों ओर के माहौल को देख रहा था। लोग आपस में बातें कर रहे थे, अचानक ये सब कैसे हो गया। कल इतनी भारी बारिश हुई थी, सड़कों पर पानी भर गया था, लेकिन अब देखो सब कुछ एकदम साफ सुथरा है। पानी का कहीं नामोनिशान नहीं है और न ही कोई गंदगी बची है। पूरे शहर का यही हाल है। आरव ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। उसने ही पूरी स्थिति को नियंत्रित किया था और अब वह इससे आगे बढ़ चुका था। आगे बढ़ते हुए आरव को एक स्टोर दिखा। उसने सोचा कि कुछ सामान खरीद ले, तो वह स्टोर में चला गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि एक लड़की भी वहां सामान ले रही थी। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसे पहचानने में देर नहीं लगी, वह उसकी बचपन की दोस्त शांति थी। आरव और शांति की मुलाकात कुछ दिनों पहले पार्क में हुई थी और उसके बाद से वे दोनों एक दूसरे से संपर्क में नहीं रहे थे। आरव ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, अरे शांति, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, हालांकि कुछ दिन पहले पार्क में मिले थे। उस मुलाकात के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई। शांति ने भी खुशी से जवाब दिया, हाँ, वो मुलाकात अचानक हुई थी और उसके बाद हम दोनों ही अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। आज फिर मिलना अच्छा लग रहा है। आरव ने पूछा, आज कॉलेज नहीं जा रही हो? छुट्टी पर हो क्या? आरव ने पूछा, आज कॉलेज नहीं जा रही हो? छुट्टी पर हो क्या? शांति ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आज मैंने खुद को एक ब्रेक दिया है। कभी कभी थोड़ा आराम करना भी जरूरी है, और वैसे भी आज कॉलेज में कोई खास क्लास नहीं थी। आरव ने हंसते हुए कहा, सही बात है, मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है। वैसे पार्क में मिलने के बाद से तुमने क्या किया? शांति ने जवाब दिया, बस वही रोजमर्रा की चीजें, कॉलेज, पढ़ाई और थोड़ा बहुत घर का काम। लेकिन पार्क में हुई उस मुलाकात ने मुझे थोड़ी राहत दी थी। क्या तुमने कुछ नया किया? आरव ने कहा, नहीं, कुछ खास नहीं। कॉलेज की ही भाग दौड़ में लगा रहा, लेकिन उस दिन के बाद से तुम्हारे बारे में सोचता रहा। शांति ने आरव का जवाब सुना तो उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी और शर्म का मिला जुला भाव आ गया। वह थोड़ी सी हिचकिचाते हुए बोली, क्या सच में तुम मेरे बारे में सोच रहे थे? आरव ने गंभीरता से कहा, हाँ शांति, बचपन में जो रिश्ता हमारा था वो अब वैसा नहीं रहा। बहुत कुछ बदल गया है और मैं सोचता हूँ कि हम कैसे उस पुराने रिश्ते को वापस पा सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूं। शांति यह सुनकर हड़बड़ा गई। उसका चेहरा अचानक से भय और चिंता से भर गया। उसने घबराहट भरे स्वर में कहा, नहीं आरव, तुम घर मत आना, अगर तुम घर आओगे तो मम्मी पापा तुम्हें देखकर फिर से गुस्सा हो जाएंगे। और अभी तक वो उस हादसे को भी नहीं भूले हैं। तुम्हें याद है ना, तुमने बचपन में क्या किया था? तुमने लगभग किसी की जान लेने वाले थे, अगर सही समय पर नहीं आए होते तो तुमने। आरव ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन शांति, वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे। उस वक्त मैं थोड़ा गुस्से वाला था और मेरी ताकतें भी कंट्रोल में नहीं थीं। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। शांति ने आरव की बात सुनी और एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में पुरानी यादों का डर साफ नजर आ रहा था। उसने हल्की आवाज में कहा, आरव, मुझे आज भी वो हादसा याद है। तुम्हारी वो गुस्से में किया गया काम, वो दृश्य मेरे दिमाग में अभी तक ताज़ा है। मैं अब भी उन सब चीज़ों से डरती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे सब ठीक होगा। आरव ने शांति की तरफ देखा और उसकी आवाज़ में एक नरमी आई। शांति, मैं समझता हूँ कि वो वक्त कितना कठिन था, लेकिन मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया है। और तुम जानती हो, हम दोनों का अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन हमें इसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स से माफ़ी मांगकर मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। आरव की बात सुनकर शांति ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में चिंता साफ झलकने लगी। उसने धीरे से कहा, आरव, अगर सब कुछ ठीक होना होता तो वो बचपन में ही हो जाता। अब तुम समझ नहीं रहे हो, ये और भी मुश्किल हो चुका है। हमारे पुराने रिश्ते को फिर से पाना इतना आसान नहीं है।
तुमने बचपन में कुछ ऐसी चीजें कर दी थीं जिनकी वजह से हमारे बीच और हमारे परिवारों के बीच बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं। मैं जानती हूं कि तुम सब सही करना चाहते हो, लेकिन अब यह इतना आसान नहीं है। आरव ने शांति की बातों को ध्यान से सुना और उसने धीरे धीरे कहा, शांति, मैं समझता हूं कि जो हुआ था वो बहुत गंभीर था, लेकिन मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। मैं बदल चुका हूं। शांति की आंखों में अब भी डर और चिंता का साया था। उसने कहा, आरव, तुम नहीं समझ रहे हो। अगर तुम मेरे घर पर गए तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पेरेंट्स तुम्हें देखते ही डर जाएंगे। वे अब भी उस हादसे को भुला नहीं पाए हैं, और मैं चाहती हूं कि हम फिर से वैसे हो सके जैसे पहले थे, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। आरव ने शांति की ओर देखकर कहा, मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन हमें एक कोशिश तो करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारा अतीत हमारे भविष्य को बर्बाद करे। मैं चाहता हूं कि हम फिर से वैसे हो सके जैसे पहले थे। तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त हो, शांति, और मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। शांति की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, मुझे भी यही लगता है, आरव। मैं भी चाहती हूं कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मैं उनके डर और गुस्से को समझती हूं। वे अब भी उस दिन को भूल नहीं पाए हैं। आरव ने शांति का हाथ थामते हुए उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की, शांति, मैं समझता हूं कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन हम साथ में ये सब ठीक कर सकते हैं। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। मैं वादा करता हूं कि मैं सब कुछ सही करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। शांति ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी संदेह था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद भी दिखी। उसने धीरे से कहा, ठीक है आरव, हम एक कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे अभी भी डर है कि मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। आरव ने शांति को दिलासा देते हुए कहा, डर मत शांति, हम इस बार सब कुछ सही करेंगे। तुम्हारे पेरेंट्स को भी यह समझाना होगा कि मैं बदल चुका हूं और मैं सिर्फ हमारी दोस्ती को बचाना चाहता हूं। शांति ने अपने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है आरव, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें बहुत संभल कर यह सब करना होगा। आरव ने शांति को एक हिम्मत भरी मुस्कान दी और कहा, हम साथ हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।